तो इन सब के बारे में डॉक्टर साहब विशेष रूप से है, और हम सभी का सौभाग्य भी है कि डॉक्टर शिल्पी आज हमारे बीच है। और एक सेवा भाव से, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक सेवा भाव है, मानव की सेवा करना, और वो भी एक हमारे छोटे से आग्रह पर उपस्थित हो जाते हैं। तो हम तहे दिल से पूरे पतंजलि परिवार की तरफ से डॉक्टर साहब का स्वागत अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। ओम। ओम। पहले तो मैं सबसे माफी मांगना चाहूंगी कि थोड़ा सा डिले हो गया ये कनेक्शन में। अ, पतंजलि परिवार को मेरा बहुत हार्दिक अभिनंदन। और परम पूजनीय गुरुदेव जी को मैं सादर नमन करते हुए आज के सत्र को शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि हम लोग सब मिलकर एक श्रद्धांजलि दें उन सभी लोगों को जिन्होंने कोविड में अपनी जान गंवाई है, क्योंकि वो हमारे परिवार के हैं या नहीं हैं, वो हमारे परिवार के ही हैं, हमारे देश के ही हैं। तो सब हम उनको एक श्रद्धांजलि देंगे और उन सब के लिए एक पूजा करेंगे कि मन ही मन एक पूजा करेंगे उन सभी के लिए जो इससे लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और देश के कार्य में आगे बढ़ें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने सत्र को शुरू करूंगी। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी, ये बताने की कोशिश करूंगी कि कोरोना कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, किन ऑर्गन्स को किस तरीके से इफेक्ट करता है, और योग का क्या रोल है हमारे शरीर को मजबूत रखने में और कोरोना से जंग करने में। मैं आशा करती हूँ आप सबको मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। जी बहुत मैम। बढ़िया जी। तो बिल्कुल मैं शुरू बिल्कुल। करूंगी। हाँ जी, मैं शुरू करूंगी। मेरा टॉपिक है योगा इन कोरोना युग। तो कलयुग में जो कोरोना युग आ चुका है उसमें योगा का क्या रोल है ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, मैं दो उससे कनेक्टेड हूं, तो आप लोग सब दोनों को देखते रहें क्योंकि ये सारा टॉक दोनों कनेक्टेड रहेगा। तो दूसरे में प्रेजेंटेशन चल रहा है और एक में मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वायरस है वो हमारे शरीर में एंटर कैसे होता है। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये है कोरोना वायरस जो आप लोग हर समय टीवी में हर जगह देखते हैं। ये एक स्पाइक नुमा स्ट्रक्चर है जो कि एक वायरस है जो कि हमारे शरीर में एंटर करता है। यहां तक की जो बात है ये सबको क्लियर है कि ये किस तरीके से शरीर में एंटर करता है। जब ये शरीर में एंटर कर लेता है तो हमारी नासिकाओं के थ्रू, हमारे मुंह के थ्रू, हमारी एयर पाइप के अंदर जाता है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये एयर पाइप के थ्रू अंदर जाता है। ठीक है। इसके बाद, हाँ, ये देखिए, ये एयर पाइप के थ्रू अंदर जाता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, ये कोरोना का स्ट्रक्चर है, ये कोविड वायरस का स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर आप ये लाल नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ये स्पाइक प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर में रिसेप्टर होते हैं, एस रिसेप्टर। और ये जो एस रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे लंग्स में सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं। एस रिसेप्टर एक तरीके से एक ताला है जिसमें कोविड का स्पाइक जो है, चाबी है, वो जुड़ जाती है। एक ताले और चाबी के स्ट्रक्चर में रहते हैं, वो इस तरीके का बना हुआ है कि वो एग्जैक्टली उसी चीज में जाके जुड़ जाता है। और जैसे ही ये जुड़ जाता है, इस एस रिसेप्टर में जुड़ जाता है, तो वो लंग्स के अंदर घुस जाता है। अब लंग्स में कहाँ घुसता है, कैसे घुसता है, वो मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको धीरे धीरे करके बताऊंगी। जब ये लंग्स के अंदर घुस जाता है, लंग्स के सेल्स के अंदर घुस जाता है, तो ये उन सेल्स को डायरेक्शन देने लग जाता है। बिकॉज इसके अंदर आरएनए होता है तो एक डायरेक्शन देने लग जाता है और उसको डायरेक्ट करता है कि जो मैं बता रहा हूं वो करो। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि कोई टेररिस्ट है, उसने आपको बताया कि ये जो चाबी आपके घर की है, और आपके ताले की चाबी खोल के आपके घर के अंदर घुस गया और आपको बंदूक दिखा के बताने लगा कि अब आपको यही करना है जो मैं कह रहा हूं।
तो अब शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनको ये नहीं पता कि ये फॉरेन बॉडी है, तो वो वही चीज करने लगती है जो कि उसको बताया जाता है। और जब बताया जाता है तो वो कहती है कि मेरे जैसे करोड़ों सेल्स को बनाओ, तो वो करोड़ों सेल्स को बनाना शुरू कर देती है। और जैसे ही ये करोड़ों सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो इतने अधिक बन जाते हैं कि ये सेल्स को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अगर आप इसको फिर से देखें तो जो मैंने समझाया, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये अंदर जा रहा है, ये उसके अंदर का एनलार्ज पोर्शन है, ये हमारे सेल्स हैं, सेल्स के एस रिसेप्टर्स हैं जिससे ये जुड़ जाता है। और ये देखिए अंदर एंटर हो गया, अंदर एंटर होने के बाद ये बढ़ना शुरू हो गया, और जब ये वायरस के सेल्स बनने लग गए तब ये बाहर हमारे सेल से निकल गया। और इतना अधिक काम करने के बाद ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के बाद ये सेल्स खत्म हो जाते हैं। और जब ये खत्म हो जाते हैं तो यही पस सेल्स का फॉर्म ले लेते हैं, और यही पस सेल्स हमारे लंग्स में भरने लगते हैं, जो कि मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताऊंगी। अब ये देखिए ये कैसे होता है। जब हम एक बार खांसते हैं तो हमारे खांसने से 3,000 सलाइवा के पार्टिकल्स निकलते हैं, और जब हम छींकते हैं तो 40,000 पार्टिकल्स निकलते हैं हमारे सलाइवा से। और एक पार्टिकल के अंदर 20,000 से 20 लाख तक छोटे छोटे वायरस हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसके में कितने हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो वायरस हमारे बॉडी के अंदर घुसा, वो अंदर शरीर में गया। अब जिस इंसान के अंदर चला गया वो एक तरीके से उसका एक रिजर्वायर बन गया, मतलब एक तरीके से बैंक बन गया जहां पे वो इकट्ठा हो रहा है। अब जब वो धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ रहा है तब तक तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे। तो जब सिम्टम नहीं आ रहे तो हमको लग रहा है ये बिल्कुल हेल्दी पर्सन है। और उसके बाद जब उसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हुए, उसको खांसी आनी शुरू हुई, तब उसने फिर से इसको रिलीज किया। उसके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये है, तो वहां से भी ये रिलीज हुआ, और इस तरीके से जो दूसरा पर्सन उसके कांटेक्ट में आया उसके पास चला गया। जब कोई खांसता है या जब किसी को छींक आती है और जब ये वायरस हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, तब एयर से डस्ट पार्टिकल के ऊपर या जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर हैं, जैसे कोई ग्लास का सरफेस है या कार्डबोर्ड का सरफेस है या टेबल है, उसमें जाके ये इकट्ठा हो गया, और जब अगले पर्सन ने उसको टच किया तो वो उसके शरीर में चला गया। और जब ये शरीर में गया तो पहले तो लंग्स में आया, उसके बाद ये मसल्स में, लिवर में, स्टमक में, किडनीज में, इंटेस्टाइन में, हार्ट में, हर जगह अपना स्प्रेड करता चला जाएगा। और इसीलिए इसी से रिलेटेड हमको हर तरह के मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे होके बढ़ने लग जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगी। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि ये हुआ। तो अब हमारा शरीर क्या कर रहा है? क्या हमारा शरीर बैठ के इसको देख रहा है कि कोई वायरस आया तो हम उसको देखते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं। हमारा शरीर, क्योंकि उसके अंदर लड़ने की ताकत भगवान ने बनाई है, तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए तैनात रहता है। अब आप कहेंगे जब तैनात रहता तो उसको इतना वक्त क्यों लग जाता? जैसे आप लोग कहते हैं कि मिलिटेंट्स अंदर घुस रहे थे तो फिर क्यों इतना वक्त लगा कुछ होने के लिए? क्योंकि ये समझना मुश्किल हो जाता है हमारी बॉडी को कि ये कोई बाहर से चीज आई है कि कोई अंदर की चीज है। तो जब तक उसको समझने में टाइम लगता है तब तक हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनते, और वो टाइम होता है जब ये वायरस पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। अब हमारा बॉडी इससे कैसे फाइट करता है? देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म है उससे फाइट करने के लिए। पहला मैकेनिज्म तो देखिए सलाइवा के अंदर ही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनको मैं बता रही हूँ। इसमें लाइसोसोम्स होते हैं जो कि सबसे पहले फाइटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, जो पहले सबसे पहले किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से बॉडी में फाइट करते हैं। नंबर 1 तो ये हुआ। नंबर 2, हमारे नाक के अंदर सीलिया होती है, छोटी छोटी पतली पतले बाल होते हैं, और छोटे अंदर सीलियरी एकदम पतले माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देते। तो ये भी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसीलिए कहते हैं मास्क पहनो, जिससे कि ये जो भी कोई चीज है वो हमारे सलाइवा से या नाक से अंदर ना आए। तो पहला तो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे हुआ। जितने लेवल में जाएंगे उतने लेवल में डिफेंस मैकेनिज्म है। ये देखिए, फिर इसके आगे आने के बाद टॉन्सिल्स, उसके बाद आने के बाद थाइमस। ये जो थाइमस ग्लैंड है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारे शरीर में।
और यही कारण है, क्या होता है, थाइमस जो है धीरे धीरे एज के साथ श्रिंक करता चला जाता है। और क्योंकि ये श्रिंक करता चला जाता है, क्योंकि ये छोटा होता चला जाता है, इसलिए ओल्ड पीपल में, जिनकी उम्र अधिक है, उनमें एंटीबॉडी फॉर्मेशन कम होता है। इसीलिए ओल्ड जो लोग हैं, उनकी उनकी जो मृत्यु दर है वो ज्यादा है, उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा है, क्योंकि उनकी बॉडी में ये एंटीबॉडीज नहीं बना पाता, क्योंकि थाइमस हो जाता है छोटा। और यही कारण है कि छोटे बच्चों में ये इन्फेक्शन कम होता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका थाइमस बड़ा होता है, तो वो इमीडिएटली एंटीबॉडीज बना देते हैं, और इसलिए उनके ऊपर कम असर आता है, जो आपने देखा होगा। और ओल्ड पीपल में कम असर आता है, मतलब ओल्ड पीपल कम उससे फाइट कर पाते हैं, और यंग जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा फाइट कर पाते हैं। तो यहाँ थाइमस हो गया। उसके बाद ये देखिए, जितने चैनल्स दिख रहे हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फेटिक चैनल्स हैं, जो कि बॉडी में फाइटिंग मैकेनिज्म है, जो कि बॉडी में इन वायरस के साथ अलग अलग जगह पे फाइट करते हैं। अब यहाँ पर भी यही दिखाया गया है जो मैंने आपको बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया है, लिम्फ नोड्स हैं, जो आपने देखा होगा, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाता है, टॉन्सिल एनलार्ज होता है। उसके साथ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो एक छोटे छोटे हमारे ब्लड में व्हाइट सेल्स घूमते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल है जो हीमोग्लोबिन के हैं, और व्हाइट सेल्स हैं जो फाइटिंग, जो आप समझ लीजिए जो पैदल सेना जिसको कहते हैं हम लोग फौज में, पैदल सेना, ये पैदल सेना है, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद बॉडी में एक स्प्लीन है, जो कि एक फाइटिंग मैकेनिज्म, जो फाइटिंग सेल्स रिलीज करती है। और स्टमक और इंटेस्टाइन, हमारी आंत जो है वो तो हमेशा ही बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है, तभी हम जो इतनी कुछ चीजें खाते हैं उसके साथ वो लड़ाई करती है, और हमारा, नहीं तो हमको रोज दस्त और रोज कोई ना कोई परेशानी होती। इसकी फाइटिंग मैकेनिज्म भी बहुत स्ट्रांग है। लंग्स के साथ ये होता है, लंग्स में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लंग्स में जो रिसेप्टर्स हैं, एस रिसेप्टर्स, वो एकदम ताले की तरह काम करते हैं उस चाबी के साथ, तो वो अटैच हो जाता है। तो उसके पास ये वक्त भी नहीं रहता, ना उसके पास ऐसे सेल्स हैं उसको बचाने के लिए, इसलिए सबसे पहले हमारा लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहां देखें कि किस तरीके से स्टेजेस में ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में रहता है। ये देखिए, इनिशियल जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं अर्ली इन्फेक्शन, पल्मोनरी फेज, और उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन स्टेज, जिसमें कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। अर्ली इन्फेक्शन वाला जो स्टेज है, इसमें थोड़ा बहुत फीवर आता है, थोड़ा हेडेक होगा, डायरिया होगा, या कोई सिम्टम नहीं होगा। और इस समय का जो स्टेज है, इस समय में लोग सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर देते हैं, क्योंकि लगता है हमें कुछ नहीं है, वो इधर उधर घूमते हैं। और यही कारण है कि सेकेंड वेव भी जब आया, सबने सोचा कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन वो जो थे, वो फर्स्ट स्टेज के पोटेंशियल कैरियर्स थे, और उन्होंने फिर स्प्रेड करना इन्फेक्शन शुरू कर दिया। और जब सेकेंड स्टेज आता है, तब वो लंग को इन्वॉल्व कर देता है, और उसके बाद जब लंग इन्वॉल्व होता है, तो हमारी बॉडी का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, और हमारी बॉडी ज्यादा तेज रिस्पॉन्स करने लग जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो इतना ज्यादा फाइट करने लगती है, तो हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब अपनी जरूरत से ज्यादा रिएक्शन करने लग जाती है। और जब जरूरत से ज्यादा रिएक्शन करने लग जाती है, तो बाकी सेल्स, बाकी अपने खुद के सेल को भी डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसको कि आपने कभी सुना होगा, ऑटो इम्यून टाइप का रिएक्शन हो जाता है। तो देखिए, ये 3 स्टेजेस में किस तरीके से हमारी बॉडी धीरे धीरे इन्वॉल्व होती है। और इसी के वजह से अगर हम मार्कर्स भी देखें, आपने सुना होगा कब कौन सा मार्कर है, अगर आपने लोगों के ब्लड रिपोर्ट्स देखे होंगे, तो इस तरीके के मार्कर्स धीरे धीरे एलिवेट होते हैं। सेकेंड स्टेज में आपका लंग जब इन्वॉल्व होता है, तब सीटी स्कैन होता है, डी डाइमर टेस्ट करते हैं, जिसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, जिसको किसी को अलग से पूछना होगा वो सवाल पूछ सकता है। बट इस तरीके से इन्फेक्शन धीरे धीरे शरीर में फैल जाता है। और क्योंकि ये स्टेज में होता है, इसीलिए बहुत समझ में आ पाना मुश्किल होता है कि किस समय में क्या हो रहा है, और ये स्प्रेड करता चला जाता है। जब तक पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही कारण है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट जरूरी है। लोग इस समय में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमको थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, कुछ नहीं है, तो कुछ हुआ होगा, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं हुई। और वो टाइम निकल जाता है। जब वो टाइम निकल जाता है, ये 6वें दिन की बात है, 6वां और 7वां दिन, जो भी पूरा कोविड का कोर्स है 14 से 21 दिन का है, जिसमें सबसे क्रिटिकल जो टाइम है 6वें 7वें से 11वां दिन है। जिसने शुरू का दिन गंवा दिया, 6वें 7वें दिन में उसके लंग में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, तो उसके बाद की कहानी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि लंग में जब इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, तो जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाता है। और तब तक क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो उनका शरीर का फाइटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए शुरू का ट्रीटमेंट जो है
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय में जो ज्यादा टाइम जो हमारा वेस्ट हो जाता है, हम किस में इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, हमारा पॉजिटिव है कि नहीं, आधे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं, टेस्ट तो हमारा नेगेटिव आया है, कोई कहता है हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है लेकिन हमको सिम्टम नहीं लग रहा, वो बहुत बड़ा टाइम इसमें चला जाता है। जब आपको दिख रहा है कि मेरे बाजू वाले को आया है, मेरे बाजू वाले को पॉजिटिव है, मुझे इसी तरीके के सिम्टम आ ही रहे हैं, तो फिर टेस्ट कराने से क्या फायदा? उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट है वो शुरू करना है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया उसी चीज को मैंने यहाँ पे एलैबोरेट करके दिखाया है। 1 से 3 दिन में सिम्टम शुरू हो रहे हैं। 80% लोगों का यहीं पे माइल्ड सिम्टम रहता है और यहीं पे कंट्रोल हो जाता है। अब योग की ताकत इसमें कैसे रोल प्ले करती है मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। ये जो सबसे मैक्सिमम लोगों के सिम्टम्स यहीं पे कंट्रोल हो सकते हैं अगर 1 से 6 दिन के अंदर उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया और लंग को इन्वॉल्व होने नहीं दिया। उसके बाद देखिए 4 से 9 दिन के अंदर लंग इन्वॉल्व हुआ, और जब 9 दिन में लंग इन्वॉल्व हुआ उसके बाद तो ब्लड में से होते हुए बाकी सारे ऑर्गन को धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लेगा। तो जो 3 वीक है वो सबसे क्रिटिकल है। मैक्सिमम लोगों की जो डेथ होती है या तो उसमें होती है या वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, दो ही तरीका है। इसी के बीच में जितना होना है वो हो जाएगा। और जो ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहले लगता था कि सिर्फ शायद लंग्स इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जो कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शन हुए हैं उसमें लोगों को डायरिया भी बहुत ज्यादा हुआ है, दस्त लगती है, उल्टी लगती है। तो इससे पता चलता है कि ये सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट इन्वॉल्व होता है, ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते ही हैं, क्लॉट बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा है हार्ट अटैक हो जाता है। कल ही हमने सुना है एक बहुत बड़े पत्रकार का देहांत हुआ हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि ब्लड में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं। किडनी इन्वॉल्व होती है, इंटेस्टाइन का मैंने आपको बता ही दिया, दस्त लगते हैं, लंग्स का आपको पता ही है। और ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हमको, कई लोगों को लकवा भी लग चुका है, और अदरवाइज हेडेक होना, ये सारी चीजें उसके इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स की वजह से होती है। इस स्लाइड में भी यही दिखाया गया है। देखिए निमोनिया, किडनी में किडनी का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाना, ब्रेन में एंसेफेलाइटिस या इन्फ्लेमेशन होना, हार्ट में इंजरी होना या मायोकार्डाइटिस होना मतलब हार्ट का इन्फ्लेमेशन होना, और वेसल्स में थ्रोम्बस बनना, ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट बन जाना, और बॉवल मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन या आंत इन्वॉल्व होने की वजह से डायरिया हो जाना। तो इस तरीके से कोविड हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। अब हम आएंगे खास रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्योंकि ये इसका एंट्री पॉइंट है। और योग और प्राणायाम की जो ताकत है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहीं पे वो उसको रोकती है। इसीलिए हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स कितने हैं, किस किस तरीके से हम उसको पहले समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नेजल एंड ओरल कैविटी है, उसके आगे आने के बाद देखिए ट्रेकिया है, उसके आने के बाद ब्रोंकाई है, उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ये एल्वेलाई। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इनिशियल जो आपके सिम्टम आते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आते हैं, जो कि गला खराब होना, खांसी होना। ये जब तक कि वायरस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ तक है तब तक आपको इस तरीके के सिम्टम आते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे लंग इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है तब ये आना शुरू होता है कि हमारा सैचुरेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज प्रोसेस है वो यहीं पे होता है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता, इसीलिए शुरू के इन्वॉल्वमेंट में सैचुरेशन फॉल नहीं होता, क्योंकि यहाँ तक ही इन्वॉल्वमेंट है। जैसे लंग इन्वॉल्व होना शुरू होता है, जैसे एल्वुलाई इन्वॉल्व होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद ही सैचुरेशन फॉल होना शुरू होता है। जो हमारा रेस्पिरेशन है वो दो तरीके का होता है। एक तो इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है सेल्स में एक्सचेंज करते हैं। कैसे सेल में एक्सचेंज करते हैं ये मैं आने वाले स्लाइड में बताऊंगी। सेल्स में जो हमारे लंग के लास्ट पार्ट है जिसमें से एक्सचेंज प्रोसेस होता है, एल्वेलाई, वहां से ब्लड वेसल से वो एक्सचेंज होता है। और दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि ये ऑक्सीजन यूज होकर एनर्जी बनाकर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को क्या जरूरत होती है, भोजन की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है। जब भोजन हम खाते हैं और ऑक्सीजन जाता है तो एक तरीके से बर्निंग मैकेनिज्म होता है। बर्निंग मतलब एक तरीके से ऊर्जा का उत्पादन होना है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए अग्नि प्रोड्यूस होनी है, अग्नि प्रोड्यूस होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है।
बिना ऑक्सीजन के कहीं भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। आपको पता है जिस कमरे में ऑक्सीजन नहीं होगा, आप माचिस जलाएंगे तो वहां पे कोई आग नहीं जल पाएगी। तो शरीर में अग्नि को जलाने के लिए, बनाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए बॉडी को फाइट करने के लिए, कोविड से फाइट करने के लिए भी ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंच रहा। और जब आपके सेल्स तक नहीं पहुंच रहा तो सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है। आपके बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर देता है, ब्रेन काम करना, हार्ट काम करना, सब धीरे धीरे शरीर फेल होने लग जाता है। तो ये एनर्जी के प्रोसेस के लिए, ये एनर्जी डेवलप होने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और यही जो प्रोसेस है ये हमारे लंग से हमको मिलता है। आपको मैंने बताया कि जो रेस्पिरेशन है उसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दो प्रोसेस होता है। इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना, और एक्सपिरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ देना, जिसको कि योग की भाषा में कुंभक और रेचक कहते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर गया, और जो हमने खाना खाया उसके साथ रिएक्ट किया और एनर्जी प्रोड्यूस किया, और उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमारे लंग्स बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ये इनहेलेशन इंस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये पूरे चेस्ट कैविटी के एक्सपेंशन से होता है। जब हम सांस लेते हैं हमारा छाती फूलती है, जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन हमारा अंदर चला जाता है। और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है, हमारी छाती सिकुड़ जाती है और एयर हमारा बाहर चला जाता है। ये प्रोसेस आप सबको क्लियर है। और आप जब प्राणायाम करते हैं तो इसमें यही किया जाता है कि हम पूरी छाती को फुलाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और पूरा एक्सपिरेशन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। अब ये जो लास्ट का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बोला, जहां पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, बाकी लंग में कहीं ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होता। लंग में ऑक्सीजन एक्सचेंज जो होता है वो एल्विलाई में होता है, जो कि एक अंगूर के गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर है। अगर आप देखेंगे तो ये छोटे 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 बॉल नुमा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंगूर नुमा स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर जो आपको ये जाल जैसा बिछा हुआ दिख रहा है, ये ब्लड वेसल है। तो जब ऑक्सीजन एल्वलाई में अंदर आएगा तो ये ब्लड वेसल्स बैठे हैं उनको ऑक्सीजन को लेने के लिए। अब ये ऑक्सीजन ले लेंगे और ये कहाँ पहुंचाएंगे, जहां पे एनर्जी को बनना है, जहां पे फूड के साथ मेटाबॉलिज्म होना है, तो ये उसको वहां लेकर जाएंगे। और ये जो पूरा टोटल एरिया है ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर है, इतना ह्यूज एरिया है। तो सोचिए लंग्स का एरिया कितना ह्यूज है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, मैं कोविड कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने प्राणायाम नहीं किया, क्योंकि हमने अपने सभ्यता को बहुत पीछे छोड़ दिया और हमने सोचा हमें सिर्फ मॉडर्न चीजों के ऊपर भरोसा करना है। तो हमने अपने ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये एल्वलाई जितनी बड़ी स्ट्रक्चर है उसका कुछ यूटिलिटी हो नहीं रहा, वो पूरा हो नहीं रहा, कोई यूज उसका हो नहीं रहा। हम सांस कैसे लेते हैं, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि हमें हर काम की जल्दी जल्दी पहुंचना है, जल्दी काम करना है, जल्दी आगे बढ़ना है, जल्दी तरक्की करनी, जल्दी पैसे कमाने। तो ये सारा प्रोसेस ऐसा है कि हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो हमारा ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स लेते हैं, जितना हम ले सकते हैं उसका सिर्फ 25 से 50% भी नहीं होता, 25% है। मैं बताऊंगी तो आपको डर लगेगा, इसलिए मैं कहती हूँ 25 से 50%, लेकिन बहुत ही कम हम लोग जितना कर सकते हैं उतना हम यूज करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जितना लंग्स हमको यूज करना है वो हम नहीं करते। तो जब किसी तरीके का खतरा, जैसे ये वायरस का खतरा हमारे शरीर में आता है, तो वो सेल्स ऑलरेडी बहुत ही वीक है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है एक्सपेंशन की, उनको आदत ही नहीं है ऑक्सीजनेशन की, इसलिए ऑक्सीजन लेवल जल्दी जल्दी फॉल होने लग जाता है। इसलिए योगा और प्राणायाम, प्राणायाम की स्पेशली ये ताकत है कि वो बार बार आपके लंग को पूरा एक्सपैंड कराता है और रिलैक्स कराता है। और क्योंकि ऐसा कराता है तो आपके मैक्सिमम एल्वलाई वो यूज कराता है, और वो यूज कराने से उसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस इतना स्ट्रांग रहता है, उसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस इतना स्ट्रांग रहता है कि वो फाइट कर पाता है जो ये प्रोसेस हो रहा है, या जो वायरस या किसी भी तरीके का कोई बाहर से कोई डैमेजिंग थिंग आता है तो उसके साथ वो फाइट कर पाता है।
ये देखें, अब जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया ये एल्वुलाई है। अब इसको देखें, जब कोविड आता है, कोविड वायरस आ जाता है तो क्या होता है, ये देखिए इसके बीच में ये कोविड आके फंसा हुआ है। अब ये पूरे लाखों करोड़ों मात्रा में ये अंदर फंस जाएगा, और ये कहाँ फंसेगा, एल्वुलाई में फंस जाएगा, और उसकी वजह से जब ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो ये सारे वायरस पूरे शरीर में घुसने लग जाएंगे। क्योंकि जो हमारे एल्वुलर सेल्स हैं, जो सेल है उसके अंदर जब ये घुस गया, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, इस रिसेप्टर के थ्रू, और उसके अंदर बढ़ने लग गया, तो जब वो ब्रेक होगा तो उससे जो निकलेगा वो नॉर्मल चीजें नहीं निकलेगी, उससे ये वायरस निकलेगा, और जब ये वायरस निकलेगा तो आपके पूरे शरीर में घूमने लग जाएगा। ये देखें, ये हमारे एल्वुलर सेल्स हैं जो कि हेल्दी हैं, और ये देखें अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब ये वायरस आ गया तो ये जाके इन्हीं सेल्स, ये जो सेल्स दिख रहा है इनके साथ ये जुड़ गया, और जब ये जुड़ गया तो ये इसके अंदर इन्फ्लेमेशन करने लग गया, और जब इन्फ्लेमेशन करेगा तो हमारा बॉडी जब उससे फाइट करेगा तो वो एक तरीके से पस निकालेगा, और पस निकालने की वजह से क्या हो रहा है, ये जिसमें एक्सचेंज होना था, जो एल्वुलस था उसमें फ्लूइड भर गया, उसके अंदर पानी भर गया, पानी मतलब पस सेल्स भर गए, और क्योंकि ये पस सेल्स भर गए तो अब आप देखिए इसके अंदर स्पेस कहाँ है ऑक्सीजन लेने की। जब इसको ऑक्सीजन लेके इससे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना था उसकी जगह तो यहाँ पे फ्लूइड भर गया, और जैसे ये फ्लूइड या पस, इसको फ्लूइड ना बोलें, पस सेल्स बोलें, जब ये पस भर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और यही स्टेज होगा जब सैचुरेशन फॉल होने लग जाता है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं ये डैमेज हो चुके हैं। अब ये देखें, हेल्दी एयर सैक है, इसमें अंदर आ रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये सेल्स इतने डैमेज हो गए हैं वायरस बना के, वायरस रेप्लिकेट करके, कि ये छोटे छोटे पस सेल्स बन जा रहे हैं और ये फ्लूइड बन जा रहा है। अब इसमें एक्सचेंज प्रोसेस बहुत कम बच गया, और इसीलिए सैचुरेशन जो है 95 से धीरे धीरे कम होते हुए 93, 90 और धीरे और ज्यादा कम हो जाता है, और फिर लोगों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर योग है या लोग प्राणायाम करते हैं तब तब ये क्या, इसमें क्या असर होता है, यहाँ पे मैं ब्रीफली बताऊंगी, और आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि मेन क्या होता है। जब आपके बॉडी में ऑलरेडी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी इतनी बढ़ी रहती है कि आपकी ये सारी सेल्स एक्टिव रहते हैं और वो वायरस को जल्दी रेप्लिकेट होने नहीं देते, और उसकी वजह से ये सारे यूज्ड जो सेल्स रहते हैं इनमें ऑक्सीजनेशन प्रोसेस अच्छा रहता है, और उसकी वजह से सैचुरेशन इतनी जल्दी फॉल नहीं होता जितना उन लोगों में होने लगता है जिन्होंने योग को ज्यादा महत्व नहीं दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन में जो है हार्ट, क्योंकि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी मैंने आपको जैसे बताया कि कोविड में होता है, पहले लगता था सिर्फ लंग्स का है, ऐसा नहीं है। अब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से होता है कि हार्ट में ये डायरेक्टली जाके भी वायरस इंजरी करता है, जिसको कि हम मायोकार्डाइटिस, मायो मतलब मसल, कार्ड मतलब हार्ट, तो मसल को इन्फ्लेम कर देना, तो इस तरीके से डायरेक्ट इन्फेक्शन, ये देख रहे हैं ना, डायरेक्ट इन्फेक्शन मसल सेल्स में हो रहा है। एक तो ये हो गया, और दूसरा हार्ट के अंदर ब्लॉक बना देना, क्लॉट बना देना। तीसरा, जिनके अंदर ऑलरेडी थोड़ा बहुत ब्लॉक है तो उनमें घबराहट, एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जा रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से भी वेसल्स सिकुड़ जा रहे हैं, उनमें हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद रिदम डिस्टर्बेंस, मतलब जो रिदम है, जो नॉर्मल चलना चाहिए वो रिदम नॉर्मल नहीं चल रहा, और रिदम ब्लॉक होने लग गया, या रिदम फास्ट हो गया या स्लो हो गया, जिसकी वजह से, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं, मतलब रिदम की एबनॉर्मेलिटी, वो डेवलप हो सकती है। थ्रोम्बोएम्बोलिक, जैसा मैंने आपको बताया, क्लॉट बनना, ये सारे तरीके के कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हार्ट में हो सकते हैं। यहाँ पे भी इसको इसी तरीके से दिखाया गया है, आपके बेहतर समझने के लिए मैंने इस स्लाइड को इंक्लूड किया है। मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट के मसल का इन्वॉल्वमेंट, एरिथमिया मतलब रिदम का एबनॉर्मल होना, रिदम वर्ड से ही एरिथमिया निकला है, रिदम मतलब नॉर्मल रिदम में हर चीज चलना, जैसे हम ताल पे ताल मिला के चलते हैं, एरिथमिया मतलब ताल पे ताल नहीं चल रहा, रिदम गड़बड़ हो गई हार्ट की, ये क्लॉट बनना और हार्ट धीरे धीरे फेल हो जाना, ये इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हमारे हार्ट में हो सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो उम्र वाले लोग हैं और बाकी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि 65 ईयर्स के ऊपर की एज,
पहले किसी का लंग इन्वॉल्वमेंट, जिसको कहते हैं क्रॉनिक लंग डिजीज, या पहले किसी को अस्थमा है, उन लोगों में क्योंकि ऑलरेडी लंग्स डैमेज है तो उनमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। पहले किसी को हार्ट फेलियर की समस्या है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे किसी को एड्स है, या ऐसा कोई इंसान है जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उनमें ये ज्यादा फल्मिनेंट कोर्स, ज्यादा बढ़ चढ़कर वायरस एक्ट करता है। कैंसर सर्वाइवर, डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने की समस्या होती है, क्योंकि खून में जब शुगर ज्यादा होता है तो चाशनी की तरह रहता है, चाशनी गाढ़ी होती है, और जैसे चाशनी गाढ़ी होती है उसमें क्लॉट बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है, इसलिए डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इतना वीक है, उसके ऊपर इतना लोड है, उसके बाद वजन इतना है, तो शरीर की बहुत जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उतनी कभी फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो इन सारे केसेस में ये हाई रिस्क कहा जाता है, इनमें कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद मैं एक स्लाइड में ये दिखाना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होता है कोविड का। हमको लगता है हम कोविड से रिकवर कर गए, लेकिन कोविड खत्म होने के बाद अब हमें लगा कि हमारा कोविड खत्म हो गया तो अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें तो थोड़े बहुत सिम्टम हुए थे, ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, या थोड़े ज्यादा भी हुए थे तो हम उससे निकल गए। योग की ताकत यहाँ भी बहुत ज्यादा है। आप अगर कोविड से बाहर आ भी चुके हैं तो वो सही समय है कि आप प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोविड का बहुत होता है। ये ना समझें, ये एक तरीके से समझ ले प्रेगनेंसी वाली स्टेट है, प्रेगनेंसी से बाहर निकलने में 3 महीने लगते हैं, प्रेगनेंसी के बाद शरीर को 3 महीने हेल्प किया जाता है, माँ की सेवा की जाती है, इसलिए कोविड से निकलने के बाद भी आपको 3 महीने एटलीस्ट, 3 महीने एटलीस्ट आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस समय में आपको कमजोरी होना, थकान होना, हेडेक होना, बीपी बढ़ जाना और भूलना, ये सारी समस्याएं बहुत से मरीजों में हमने देखी है। इसीलिए इस समय में जब आपका रिकवरी फेज होता है उस समय में प्राणायाम स्पेशली, आप योगा बहुत नहीं कर सकते, कोई जरूरी नहीं है आपको 100 सूर्य नमस्कार करने हैं, लेकिन जो योगा आसान है मैं आपको बताऊंगी क्या क्या कर सकते हैं वो, और प्राणायाम, प्राणायाम जरूर करें जिससे कि आपका लंग्स पूरा एक्सपैंड हो, आपका ऑक्सीजनेशन अच्छा हो, जिससे ये जो सारे सिम्टम है, इसको कहते हैं लॉन्ग हॉलर, लॉन्ग हॉलर मतलब लंबे समय तक सिम्टम्स आना, ये सारी चीजें आपकी अवॉइड हो सकती है। ब्रेन में खालीपन लगना, भूल जाना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जो कि अगर हम जॉइंट में पेन होना, तो ये अगर योगा और प्राणायाम करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशंस, ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो जल्दी से खत्म हो जाते हैं और हमारा बॉडी बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब इस बार जो कोविड का सेकेंड वेव आया उसने यंग पॉपुलेशन को इफेक्ट किया है। 80% लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनको ये करना बहुत जरूरी है, उनको योग और प्राणायाम, हम जो जितने भी लोग सुन रहे हैं और जितने भी लोग आगे सुनेंगे उनको सबको ये बताना है कि ये करना है, ये एक मुहिम छेड़नी है कि लोगों को योग और प्राणायाम करना है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और देश की तरक्की में आगे बढ़ चुके। वैसे ही देश इतना पीछे चला गया, इतनी बड़ी विपदा आई है, तो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके जिससे कि वो आगे का कार्य कर सकें। अब योग का बेनिफिट क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसको या उसके परिवार में किसी को कोविड हो गया है तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा क्या होता है, हमें डर लगता है। ये देखो, ये हमारे पास भी आ गया, सबसे पहले एक डर का फैक्टर होता है, स्ट्रेस होता है। अब जिसका ख्याल रखना है उसको कैसे करें, उसका दिन रात ख्याल रखना पड़ता है, ये एक स्ट्रेस है। जो इस इंसान को होता है उसको अपने अंदर स्ट्रेस होता है कि मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा। तो एक तरीके से मतलब समझ लीजिए एंजाइटी और स्ट्रेस का सिचुएशन रहता है, और योग में ये ताकत है। और जैसे ही स्ट्रेस होता है, आपको पता है कि बॉडी में फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स होता है, जैसे ही स्ट्रेस होता है हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि हम डर जाते हैं। और योग में ये ताकत है कि हमारे वेगस को स्टिमुलेट करता है। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था, मैं बहुत छोटे में आपको बताना चाहूंगी। हमारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जो कि हमारी बॉडी को जल्दी जल्दी कोई चीज के लिए रिएक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। और एक वेगस रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी को स्लो डाउन करता है। और योग का सबसे प्राइम जो
वो है बेनिफिट है, वो हमारे वेगस को स्टिमुलेट करता है। इसलिए जो योग में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर जो है इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। तो हमारा हार्ट रेट रिस्पॉन्स स्लो रहता है। और जैसे हार्ट रेट रिस्पॉन्स स्लो रहेगा तो देखिए क्या होगा। आप इमेजिन करिए एक गाड़ी 110, 120, 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है और दूसरी गाड़ी 60, 70, 80 के रिस्पॉन्स से दौड़ रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी हमारे हार्ट को या शरीर को 120-30 की स्पीड में चलने में यूज करना पड़ रहा है, वो कितनी एनर्जी जा रही है। अब एक तो लंग में ऑक्सीजन नहीं आ रहा, दूसरा वायरस अपना कमाल हर शरीर के हर अंग में दिखा रहा है, तीसरा हार्ट इतना तेज दौड़ रहा है तो वो एक तरीके से थक रहा है। तो पूरी तरीके से बॉडी धीरे 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 अपना काम कम करना शुरू कर देता है। और जब ये रिस्पॉन्स स्लो रहता है तो हार्ट को उतनी ताकत रहती है कि वो अच्छे से पंपिंग कर सके और जो ऑक्सीजन उसके पास आया है उसको अपने शरीर के हर अंग में भेज सके। तो इसीलिए सबसे पहला जो बेनिफिट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वो है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन भी जो करते हैं उसमें भी हमारे माइंड रिलैक्स होता है एक तरीके से। हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स धीरे धीरे से कम हो जाते हैं। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होने से क्या होता है, हमारी बॉडी में इस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, इस तरीके से केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी को किसी भी चीज से फाइट करने के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि देखिए वायरस जब हमारे शरीर में आ गया तो अब इसके अगेंस्ट काम किसने करना है, हमारी बॉडी के अंदर की ताकत को काम करना है। तो वो जो ताकत है वो क्या है, एंटीबॉडीज बनना। अब वो कब बनेगी, जब वो उससे वायरस को पहचानेगा और तब वो एंटीबॉडी बननी शुरू होगी। तो जो ये सारा प्रोसेस है ये केमिकल प्रोसेस है। तो इसके लिए जब रिलैक्स स्टेट रहेगा, जब मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये केमिकल्स जो हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करते हैं वो ज्यादा अच्छे से निकलेंगे, ज्यादा अच्छी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगी। और उसकी वजह से क्या होगा, जो वायरस हमारे अंदर गया वो धीरे 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 किल कर दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, जो ये एंटीबॉडीज रिलीज होती है ये सिर्फ एक वायरस से नहीं अटैच होती। जैसा हमने देखा था एस रिसेप्टर्स के साथ एक वायरस अटैच होता था, वैसा इसके साथ नहीं होता। ये एक एंटीबॉडी बहुत सारे वायरस को पकड़ लेती है और जब वो पकड़ लेती है तो उनको फिर वो खत्म कर देती है। तो ये रेस्पॉन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम योग और मेडिटेशन और प्राणायाम करें जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स रहे और उसको वक्त मिले कि वो एंटीबॉडीज को धीरे धीरे बना सके और फाइट कर सके। ये कुछ चीजें हैं जो बताई गई हैं। खान पान भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी बनने के लिए हम क्या खा रहे हैं और जो ऑक्सीजन मिल रहा है ये दोनों चीज मिलकर आगे काम करेंगे। तो खाने पीने में ये जो टर्मरिक है, हल्दी है, क्यूमिन है, कोरिएंडर है, गार्लिक है, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हाई प्राणिक फूड है। हाई प्राणिक फूड होने की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी को ताकत मिलती है, मीन्स इम्यूनो बूस्टर है। एक तरीके से समझे इम्यूनो बूस्टर है। आज हमारे पूरे कंट्री में ये इतना ज्यादा, हमारे देश में इतना ज्यादा इसलिए फैल गया क्योंकि हमने अपने आयुर्वेद में जो जिन खाने के सात्विक फूड के बारे में बताया गया था, सात्विक खान पान के बारे में बताया गया था, वो हमने छोड़ दिया। हम या तो राजसिक खा रहे हैं या हम तामसिक खा रहे हैं। तामसिक ये सारे पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें हैं। राजसिक कौन है, बहुत स्पाइसेस, बहुत मिर्च, बहुत मसाला, बहुत तेल, घी, ये सारी चीजें। हम बहुत तेल के और मसालों वाली जो चीजें खा रहे हैं वो राजसिक फूड है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लो प्राणिक एनर्जी फूड है। उसकी वजह से बॉडी के सेल्स ऑलरेडी वीक हो चुके हैं और क्योंकि वीक हो चुके हैं तो उनकी फाइटिंग कैपेसिटी कम हो गई है। इसीलिए बोला जा रहा है कि विटामिन सी वाली चीजें ज्यादा लें, हल्दी है, हनी है, ये चीजें ज्यादा लें क्योंकि ये हमारे बॉडी के प्राणिक एनर्जी को बढ़ाती हैं और उसकी वजह से उनकी फाइटिंग कैपेसिटी, क्योंकि फाइट करना है तो एक एक पैदल सेना से फाइट नहीं होता। जब फाइट होता है तो देखिए आर्टी फायरिंग भी होती है, ऊपर से एयर फायरिंग भी होती है, फिर पैदल सेना भी करती है, हर को अपना काम करना पड़ता है, आर्मर्ड भी आती है, सब कुछ आता है। तो ये सारा एक मल्टी अप्रोच है, एक चीज से काम होगा वैसा नहीं होगा। हर चीज का एक रोल होता है, हर चीज को अपना रोल प्ले करना होता है। तो ये रोल कौन प्ले करेगा, देखिए अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीना इसलिए बताया जाता है, इसके दो कारण हैं, सबसे बड़े कारण, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्लड क्लॉट बनता है।
कोविड में ब्लड क्लॉट बनता है। तो अधिक पानी पीने से क्या होता है, ब्लड का फ्लो बना रहता है और ब्लड क्लॉट बनने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि हमारे सेल्स ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं, और जब हमारे सेल्स फाइट करते हैं तो फीवर आता है। फीवर आने के लिए डरे नहीं कि फीवर आ रहा है, फीवर आना मतलब आपका शरीर काम कर रहा है। फीवर कब आता है, जब हमारा शरीर काम करता है उस वायरस से फाइट करने के लिए, और जब फाइट करने के लिए काम कर रहा है तो क्या करेगा, हीट तो निकलेगा ही। कहीं भी कोई रिएक्शन एक्शन रिएक्शन होगा तो वहां हीट रिलीज होता है, और यही हीट फीवर के फॉर्म में रिलीज होता है। इसका ये मतलब ये नहीं है मेरा कहने का कि आप 103 104 फीवर होने दें, नहीं। अगर फीवर ज्यादा आ रहा है तो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर को इतना ज्यादा गर्म कर देगा कि हमारे बॉडी में थर्मोस्टेट होता है, एक तरीके का एक स्टेबलाइजर होता है, वो स्टेबलाइजर फेल हो जाएगा। इसलिए एक टेम्परेचर तक टेम्परेचर आ रहा है, उसको ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या होता है 98 से 99 आया नहीं दवाई खाना शुरू, नहीं, बॉडी को फाइट करने दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपका फीवर 100 के ऊपर जा रहा है तभी उसमें किसी दवाई को खाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जब शुरू हुआ नहीं दवाई खाना शुरू कर दिया, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। बॉडी को फाइट करने दीजिए, आप उसको सपोर्ट दीजिए, आप शांत रहिए, अपना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखिए, खाने पीने पे पूरा ध्यान रखिए, योगा और प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, साथ में मंत्र सुनिए, मां मृत्युंजय मंत्र सुनिए। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं अकेली कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीजें ट्राई कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा एटमॉस्फेयर एक तरीके से सब तरफ से फाइट होगा। और वायरस चीज कितनी इतनी छोटी सी, जो कि खुद अपने आप नहीं बना सकती कुछ, वो दूसरे पे डिपेंडेंट है बनाने के लिए, वो इतनी सी वायरस हमें क्या खत्म करेगी। सबसे पहली तो ये सोच रखनी कि इतनी सी वायरस हमें क्या खत्म करेगी। हमको ये सारे तरीके से अप्रोच करना, अच्छा खाना, योगा, प्राणायाम, अधिक पानी पीना, ये सारी चीजों के साथ करके हमें अपनी बॉडी को फाइट करने के लिए हेल्प करना है। अब हम आएंगे प्राणायाम पे। आपको अभी तक के सभी क्लासेस में ये बताया होगा कि हम लोग जो प्राणायाम करते हैं उसमें कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, जिस पर प्राणायाम के बहुत अलग अलग तरीके हैं। ये सबसे विशेष प्राणायाम है जो हमारे शरीर को हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे पहले है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। ये प्राणायाम जो है ये हमारे शरीर के प्राणिक एनर्जी को बढ़ाती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीजनेशन का जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, हम इनहेल करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली एक्सहेल कर देते हैं। बीच का कोई प्रोसेस नहीं होता, हम जल्दी इनहेल जल्दी एक्सहेल, जल्दी इनहेल जल्दी एक्सहेल करते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो देखिए ये पूरा लंग एक्सपैंड हुआ, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं, जिसको पूरक कहते हैं। उसके बाद कुंभक की प्रोसेस होती है जिसमें कि हम रिटेन करते हैं, और रेचक होता है जिसमें हम एक्सहेल करते हैं और पूरे लंग को खाली कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, पूरा ऑक्सीजनेशन अंदर होता है। ये जो कुंभक की प्रोसेस है इसमें ये सारा ऑक्सीजन हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के सारे सेल्स में जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे एक तरीके से क्लेंजिंग प्रोसेस है, पूरी बॉडी, पूरा लंग्स क्लीन होता है और पूरी बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक चीज है, और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं, वो सारी के सारे निकल जाते हैं। ये तो सिर्फ आपके ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस है। दूसरा, इसको अलग फॉर्म में समझें कि हमारी बॉडी में प्राण वायु फ्लो करता है। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आपको बताया गया है कि 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में। प्राण जो है एक तरीके से एक जीवन दायिनी फ्लो है, मतलब प्राणिक एक एनर्जी है जो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन में फ्लो कर रही है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये प्राणिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। ये जो प्राणिक एनर्जी हमारे शरीर में अंदर आई और जो प्राणिक एनर्जी हमारे शरीर से बाहर निकल गई, जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस हुआ, वो है अपान वायु। आपने ये पंच वायु के बारे में पढ़ा होगा, आपको बताया गया होगा। मैं इसको किस तरीके से योग से कोरिलेट करते हैं और कैसे उसका कोविड में रिलेशन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्राण वायु जो है, ये जो हम सांस अंदर ले रहे हैं, ये प्राण वायु है। जो हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस, किसी भी तरीके का एक्सक्रीशन प्रोसेस, नॉट जस्ट ऑक्सीजन का,
शरीर से जो मल मूत्र निकल रहा है, ये जितना भी है, ये अपान वायु। जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है, जो हमारा शरीर ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, खाने पीने से जो जूस ले रहा है, जो हम हाई प्राणिक फूड ले रहे हैं उससे जो जूस ले रहा है, जो भी कुछ है वो, और उसको शरीर को बनाने में योगदान दे रहा है, वो है समान वायु। अब जो उसने बना लिया, उसको पूरे शरीर में फैलाना है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो है व्यान वायु। और उसके बाद जो हमारे हायर सेंसेस को स्टिमुलेट करता है वो उदान वायु। तो इस तरीके से हमारे शरीर में प्राण वायु फ्लो करता है। अब जब कोई भी बीमारी होती है, कोविड ही हुआ, तो हमारे शरीर की प्राणिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब हम जब अलग अलग योगा करते, अलग अलग जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हम अपनी प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। ये मैं सिर्फ योग, जिनको कोविड हो गया उनके बारे में नहीं कह रही हूँ, ये उनके लिए भी कह रही हूँ जो अपने आप को कोरोना वायरस से बचाना चाहते हैं, इन्फेक्शन से बचाना चाहते हैं, या फिर जिनको हो गया है वो कम में सिमट जाए। अब ऐसा समय आ गया, कोई नहीं कह सकता कि हमें नहीं होगा, वैक्सीनेशन है, जो भी है, लेकिन हमको कैसे अपने आप को बचाना है जिससे कि ये माइल्ड से सीरियस ना हो जाए। जो मैंने आपको फेजेस दिखाए, उसके लिए हमें प्राणायाम पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी, जो लोग को कोविड नहीं हुआ है वो क्या क्या प्राणायाम कर सकते हैं, जिनको कोविड हो चुका है, और उसके बाद सबसे पहले जिनको हो चुका उसके बारे में बात करते हैं। जिनको कोविड हो चुका है उन्हें क्या करने की जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगी। उन्हें सबसे पहले क्या करना है, एक तो गहरी सांस जो अंदर लेना बाहर लेना, जो कि भस्त्रिका है, उसको जरूर करें। अनुलोम विलोम जरूर करें। कपालभाति न कर पाए कोई बात नहीं है, कम से कम भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जरूर करना है, उद्गीत जरूर करना है, भ्रामरी आराम से कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। अग्निसार नहीं कर पा रहे, बाह्य प्राणायाम नहीं कर पा रहे, सांस नहीं रोक पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन इतने प्राणायाम आप आराम से कर सकते हैं। और इससे आपको क्या फायदा होगा, देखिए, भस्त्रिका करने में आप सांस को गहरा अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो देखिए आपका ऑक्सीजनेशन ठीक हो जा रहा है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट प्राणायाम कर रहे हैं अनुलोम विलोम, उससे क्या हो रहा है, आपकी नाड़ी शुद्धि हो रही है, और इसकी वजह से जो आपका एनर्जी फ्लो चैनल्स है वो पूरा खुल जा रहा है, और उसमें आपको आराम मिल रहा है। इसको आप दूसरी भाषा में भी देखें, नाक जिनके बंद हो जाते हैं, इवन कोरोना में नाक बंद होते हैं, अनुलोम विलोम करने से वो क्लियरिंग प्रोसेस हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका जो ब्रेन फॉगिंग जो मैंने आपको बताया था वो क्लियरिंग हो जाती है। और उद्गीत प्राणायाम में तो देखिए आप ओम का जाप कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी ही आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने शरीर में घुमा रहे हैं। तो इतने प्राणायाम तो अगर जिसको हो चुका वो कर सकता है। इसको छोड़कर और क्या क्या आसन है जो आप कर सकते हैं, जो मकर आसन है, जिसमें कि आप आगे की तरफ लेट जाते हैं, जिसमें प्रोन पोजीशन जिसको कहते हैं, जिसमें आपने टीवी में भी देखा होगा, प्रोन पोजीशन में रहिए, मतलब पेट के बल लेट कर सांस लें, मकर आसन वो कर सकते हैं आप बिल्कुल। षष्टांग जो हम लोग करते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप पेट के बल होते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि आप पेट के बल हो रहे हैं, आपका लंग्स जो है पीछे की तरफ है, मैक्सिमम पार्ट जो आपका लंग्स का है पीछे की तरफ है, आगे का पार्ट देखिए हार्ट से ऑक्यूपाइड है। तो जब आप प्रोन पोजीशन लेते हैं, उल्टे पेट के बल लेटते हैं, तो उसमें लंग का एक्सपेंशन बहुत अच्छा होता है। तो मकर आसन आप आराम से, जो कुछ भी नहीं कर सकता वो मकर आसन आराम से कर सकता है, और उससे उसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस अच्छा रहेगा। इस बात पर बिल्कुल विशेष ध्यान दें। जिनको कोविड है, जिनको आप आसपास जिनको जानते हैं, उनको ये बात जरूर बताएं कि ये प्राणायाम और ये आसन वो आराम से कर सकते हैं। पहले जिनको नहीं हुआ वो ये जो प्राणायाम करेंगे उसमें किस तरीके से उनको हेल्प होगा, देखिए ये मैंने पहले भी अपने क्लासेस में बताया, मैं फिर से बता रही हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और उसके बाद इसी सीक्वेंस में करेंगे जो मैंने आपको बताया था, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम। तो आप धीरे धीरे अपने एनर्जी लेवल को ऊपर की तरफ ला रहे हैं, और जैसे जैसे आपका एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सिर्फ एनर्जी लेवल आपका ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, आपकी प्राणिक एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे जैसे आपकी प्राणिक एनर्जी बढ़ रही है आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, एक पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, और जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से निकल रही है। नहीं तो इतना ज्यादा स्ट्रेस है, इतना पॉल्यूशन है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं।
तो इस तरीके से हम धीरे धीरे अपने प्राणिक एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये तो हो गया कोविड के पहले। कोविड के समय में कौन से योगासनास कर सकते हैं वो करें, और बहुत ज्यादा जो मुश्किल आसन है कोविड के समय में वो करना जरूरी नहीं है। उसको आप जब आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद उन योगासनास की तरफ ध्यान दें। बीच में प्राणायाम और जो मैंने आपको बताया उतना भी करें तो बहुत है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोविड के बाद वाली स्टेट जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं। कोविड की जो रिकवरी है वो 14 दिन के बाद, जिनकी शुरू होनी होती है उनकी 14 दिन के बाद रिकवरी हो जाती है। 14 दिन के बाद आपने धीरे धीरे जो आप ये प्राणायाम कर रहे थे उन्हीं को आपको धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाना है, और अगले 3 महीने तक आपको इस तरीके से टारगेट करना है कि आप धीरे धीरे सारे प्राणायाम कर सकें, और योगासनास जितने आप कर सकते हैं, खास करके मंडूकासन जो है वो जो हमारे सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है वो सारे आसन आप जरूर करें, क्योंकि वो हमारे बॉडी के सारे सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। तो वो सारे आसन करें और ये प्राणायाम करें, तो धीरे धीरे आपके शरीर को इतनी ताकत मिल जाएगी कि उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो धीरे धीरे आपके रिजॉल्व हो जाएंगे और आपका बॉडी फाइट करने के लिए रेडी रहेगा। और ये बताना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए इतने फॉर्म ऑफ म्यूटेशन हो रहे हैं और म्यूटेशन होंगे ही। ये वायरस हमारे दुनिया से जाने वाला नहीं है, किसी भी हालत में जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर घुसने के बाद उसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करना मतलब वो अपने आप को बढ़ाता है। अब जब कोई चीज इतने सारे इंसान के अंदर से घुस के निकल रहा है तो वो म्यूटेट करेगा ही और एक नया फॉर्म ले लेगा। अब वो नया फॉर्म बंगाल फॉर्म बोलिए, कैलिफोर्निया फॉर्म बोलिए, अफ्रीका का फॉर्म बोलिए, लेकिन वो बनता रहेगा। और अब हमारे पूरे देश को जरूरी है कि वो योग की ताकत से जुड़े, अपने आयुर्वेदिक पुराने जितने शास्त्र हैं और खान पान जो बताया गया उससे जुड़े, जिससे कि कितना भी फॉर्म ऑफ म्यूटेशन आए। और आपको ये भी पता है कि एक बार कोविड होने के बाद ये नहीं है कि आप आजीवन उससे ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं है। रिपीट इन्फेक्शन भी हो सकता है। 3 महीने तक ही आपकी बॉडी को वो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। वैक्सीनेशन भी अब रोल में आ गए हैं, लेकिन कितने म्यूटेशन तक वो एक्ट करेंगे, ये एक अच्छी वो बात है कि वो काफी सारे चीजों के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। बट इतना ज्यादा म्यूटेशन होगा तो हमें अपना डिफेंस मैकेनिज्म ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कैसे स्ट्रॉन्ग होगा कि हमें अपने शरीर को ताकतवर बनाना है, अच्छा खाकर, योगा कर कर, अपने शरीर का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करके हम अपने बॉडी को इतना ताकतवर बना लें कि किसी भी तरीके का म्यूटेशन फॉर्म आए तो वो या तो कोई सिम्टम प्रोड्यूस ही ना कर पाए या इतना कम प्रोड्यूस करे कि आज जो इतनी दुर्दशा हो रही है, इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, वो स्टेज तक हमारी बॉडी पहुंच ही ना पाए। इस आंदोलन में सब बहुत बड़ा काम बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, उनको मेरा शत शत नमन। रोज सुबह 1 साल से लगातार हर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं और मैं उनका सेशन बिल्कुल लगातार हर दिन देखती हूँ। इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करके लोगों को जोड़ रहे हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम जो उन्होंने ये जो मशाल जलाई है उसको हम कितने दूर तक फैलाते हैं, क्योंकि मशाल तो एक इंसान जला सकता है लेकिन बढ़ाने का काम हम सबके हाथ में है। अगर हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सब इसको लोगों तक फैलाएं, जिससे कि हर कोई इतना ताकतवर रहे कि कोई कोरोना वायरस किसी भी तरीके का म्यूटेशन आए हमारे शरीर को वो सर्दी जुकाम होके चला गया इस तरीके से करके निकल जाए। ओम धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पी जी। आदर भाई तेजपाल जी, अभिनंदन है आपको। आपने अपने माइक सभी बंद कर ले कृपया। सभी से निवेदन है अपने अपने माइक बंद करें और
डॉक्टर शिल्पी जी हमारे बीच अभी बनी रहेंगी। आदरणीय तेजपाल जी। जी ओम जी भाई। ओम ओम। जी आवाज जी आ रही है मेरी? अभिनंदन। आवाज। बिल्कुल बिल्कुल ओम बिल्कुल। ओम ओम ओम। मैं तो संपूर्ण पतंजलि परिवार की तरफ से मोहन परिवार का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि वो भारतीय इस संस्कृति का जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उसमें जो ये अमूल्य योगदान जो उनका है उस पूरे परिवार का, उस परिवार को हम कोटि कोटि सा नमन करते हैं और उनका वंदन करते हैं कि आप इस जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मिसाल है उसको आप अग्रिम रूप में लेके चल रहे हैं। हम सभी उसके योद्धा हैं और आप भी हमारी एक बहन जो योद्धा के रूप में हमारे साथ कार्य कर रही है, तो उन्हें संगठन के तरफ से आपका नमन और वंदन। अभी कोई भी भाई अपनी बात को रख सकता है। आज आप लोगों ने इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का कोशिश की होगी कि सब प्रक्रियाएं किस प्रकार होती हैं, किस किस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को अंदरूनी रूप से मजबूत कर सकते हैं। देखिए, दो प्रकार की इसमें शक्ति की आवश्यकता है, बाहरी भी और अंदरूनी भी। बाहरी आपका शारीरिक जो फिजिकल शरीर से जिसको हम बाहर से देखते हैं वो भी मजबूत होना चाहिए और अंदर अंदर की चीज भी मजबूत होनी चाहिए। तो ये दोनों शक्तियां आपने मजबूत करनी है और वो योग के माध्यम से आप सब कर पाएंगे। तो अभिनंदन है। कोई भी भाई बहन अपनी बात को रखना चाहता है या अपने प्रश्न को करना चाहता है, अभिनंदन। ओम जी। ओम जी डॉक्टर जी, जिन्होंने अपने प्रश्न पूछने में उनका नाम बताता हूँ। ये ठीक पुष्पा रहेगा। सिंघोत्रा हाँ, जी जी सर। प्रश्न पूछे। जी जी। ओम जी। ओम जी सर। पुष्पा जी अभिनंदन है। मेरा प्रश्न है। जी धन्यवाद सर। सर मेरा प्रश्न है, क्या कोरोना होने के बाद जो रिकवरी में पेशेंट है हम उसे एलोवेरा जूस या मल्टीविटामिन जैसे अपने हैं एलोवेरा जूस है, क्या वो दिया जा सकता है? हाँ जी ओम जी, बिल्कुल दिया जा सकता है क्योंकि ये सब हाई प्राणिक फूड है। तो तुलसी है, एलोवेरा है, गिलोय है, ये सारी चीजें आप उनको दे सकते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ताकत मिलेगी कि वो बॉडी फाइट कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, जैसा कि तेजपाल भाई ने भी बताया कि हमारा बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाना है। तो ये सारे खान पान की चीजें हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगी। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। जी मैम हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो अभी कोरोना से बाहर आए हैं, तो उनकी किडनी में कुछ फ्लूइड डिपोजिशंस हैं। तो मतलब वो सोच रहे हैं कि ये क्या कोरोना से हो सकता है या कुछ पहले से था, वो कंफ्यूजन में है अभी। आज ही उन्हें ये पता लगा है। देखें, ये क्योंकि उन्होंने पहले अगर इन्वेस्टिगेट नहीं कराया तो उन्हें नहीं पता चल पाएगा। बट अगर ये कोरोना की वजह से भी हुआ है तो मतलब जो मैंने आपको अपने पुराने स्लाइड्स में दिखाया था, किडनी और हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो मतलब किडनी में किसी ना किसी फॉर्म में इन्फ्लेमेशन हुआ होगा। तो जो ये फ्लूइड है वो हमारी बॉडी ने जो फाइट किया है वो फ्लूइड है। तो वो धीरे धीरे 3 से 4 वीक में क्लियर हो जाएगा। तो फ्लूइड हाँ, क्योंकि एक तरीके से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी का फाइटिंग कैपेसिटी। तो मतलब किडनी ने फाइट किया है। तो जब फाइट करता है तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है, ये क्लियर होता जाता है। तो आप उनका 4 वीक के बाद वापस बोले उनको ये टेस्ट कराने, तो होपफुली ये क्लियर हो जाएगा। और मैम एक क्वेश्चन लास्ट, मैम मेरा अपना खुद का बॉडी टेम्परेचर कभी भी मतलब जैसे 98.6 या 37 डिग्री नहीं आता है। तो हाँ, इट इज ऑलवेज डाउन, कम रहेगा कुछ ना कुछ। जैसे 37 है तो 36 रहेगा, इस तरीके से। और मुझे ऐसा लगता है जैसे थकावट हो रही है मैम, ये पिछले 20-25 दिन से मुझे हो रहा है। तो देखिए उसका कारण, हाँ बताएं प्लीज। तो मैम उसके लिए मैं क्या करूं कि मुझे बार बार ये टाइफाइड जैसा सिम्टम लगता है और टेस्ट नेगेटिव आते हैं, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हर 2-3 साल में मुझे ये हो जाता है। देखिए, जिनका भी बॉडी टेम्परेचर कम रहता है उसका कारण क्या है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर ऐसे मेंटेन होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड जो जाता है हर जगह, वो अपने साथ टेम्परेचर, वो क्योंकि वो फ्लो करता है, कोई भी चीज फ्लो करती है। अब देखिए, ट्रेन चलती है तो क्या करता है, हीट जनरेट होती है। तो इसीलिए जब आदमी का देहांत हो जाता है तो शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन बंद हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। अब जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो फ्लो हो रहा है तो एक एनर्जी चीज फ्लो हो रही है, तो वो हीट डेवलप करती है। तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल साइंटिफिक है। अगर आपका
टेम्परेचर कम रहता है, मतलब आपके बॉडी का सर्कुलेशन ठीक नहीं है। जी और आपके बॉडी का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, क्यों नहीं है? या तो आप पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से उतना फ्लो ही नहीं होता जितना फ्लो जाना चाहिए, और या फिर आपके बॉडी में इस तरीके से आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया है कि वो पूरी तरीके से सर्कुलेशन मेंटेन कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना वाटर फ्लो इनटेक ठीक रखना है और योगा करना है और प्राणायाम करना है। उससे क्या होगा, आपके मसल्स एक्टिवेट होंगे, मसल एक्टिवेट होंगे तो सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली 3 महीने 4 महीने करेंगी तो आप जी महसूस करेंगे कि आपका सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया और आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहने लग जाएगा। मैम, मैं पानी भी बहुत पीती हूँ मेरे हिसाब से। और मैम, योगा तो हम सभी स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, तो मैं वो भी कर रही हूँ, बट ये सडनली होता है, एज इफ आई गॉट एक्सर्टेड। तो मुझे लगता है कि उस समय मुझे ये प्रॉब्लम आती है एकदम से। तो देखिए, आप अपना हीमोग्लोबिन और बाकी चीजें भी कराएं। आज तो ये नहीं है कि हम इसी बात पर डिस्कस हाँ कर जी, सकें, हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि मैम, आई बहुत अंडरस्टैंड। मल्टीपल चीजें जी इसमें जी हो सकती हैं, बट जी आप इन पैरामीटर्स को ठीक रखें तो आपका सर्कुलेशन डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। जी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। डॉक्टर जी प्रणाम हरमनप्रीत जी। हरमनप्रीत कौर जी अपने प्रश्न पूछें। ओम जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर जी प्रणाम जी। बहन जिसका नाम लिया है सिर्फ वो बहन अपने प्रश्न को रखेंगी प्लीज। अगर हम शिष्टाचार रखेंगे तो सबके प्रश्नों को लिया जा सकेगा। अविनाश भाई पूछूं मैं? जी बहन जी हरमनप्रीत जी जी अपने जी प्रश्न पूछें। ओम जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली सर मेरे को ना 2 दिन से खांसी हो रही है, फीवर अच्छा नहीं है और थोड़ा कोल्ड है मॉर्निंग में, तो उसका टेस्ट वगैरह करवाएं क्या? देखिए, यही इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर आपके आसपास में कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में नहीं भी है तो आजकल क्या हर जगह फैला हुआ है, तो हाँ जरूर जी, से जरूर आप जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो जरूर शुरू कर दें। आपके पास ठीक। कोरोनिल दवाई है और आपके पास हाँ कोरोनिल जी, किट है, वो शुरू कर दें, तुलसी लेना शुरू कर दें। और उसके ठीक। बाद जो टेस्ट कराना है वो पॉजिटिव आने में कम से कम 1 वीक लग जाता है। तो इसलिए अच्छा, पहला काम टेस्ट की तरफ ना दौड़ें, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम यही हो रही है कि टेस्ट की तरफ लोग जा रहे हैं और उसमें टेस्ट के लिए आजकल इतने लोग अवेलेबल नहीं कि आपका ले सकें, और लेने के बाद रिपोर्ट आने में 3 दिन लग रही है और उसमें हम समय गंवा दे रहे हैं। तो हाँ मेरे जी, आपसे यही प्रार्थना है कि एक तो नंबर 1, इसको लाइटली ना ले कि कोल्ड जुकाम हो गया होगा, क्योंकि अभी किसी को नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो अभी ठीक। सबको जो हो रहा है वो मेन फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में है कोविड। तो आप सबसे पहले उसके उपचार शुरू कर दें और 7 दिन में अपना टेस्ट करा लें, जिससे कि अगर टेस्ट में पॉजिटिव आना होगा तो आएगा, और नहीं तो भी आपका कम से कम इलाज शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसे वैसे ना हमने पहले इम्यूनो चार्ज जो है ना वो देनी शुरू कर दी है, मतलब 2-3 दिन हो गए और पंखे भी दे रहे हैं काढ़ा वगैरह बना के ना साथ बहुत साथ। अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते रहिए, कोई डिटोरिएशन ना हो, ये सारी चीजें करते रहें, और उसके बाद 7 दिन बाद अपना टेस्ट करा लें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में है या नहीं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। और अंकिता जी अपने प्रश्न पूछें। अंकिता जी। ओम गुरु जी। सर, ये मुझे ये बताना, जैसे जी मेरी ओम। फ्रेंड थी, ये कोविड पेशेंट थी ना, ठीक हो गई थी, ये ठीक होने के बाद कह रही मुझे सांस की अब भी दिक्कत हो रही है। सांस की इसलिए तो दिक्कत होती रहती है लेट तक, क्योंकि और जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया वो फ्लूइड पस सेल जमा हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से सेल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, फ्लड आता है या भूकंप आता है, फ्लड तो आके चला जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो डैमेज होता है उसको ठीक होने में बहुत महीने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, भूकंप आता है तो वो भूकंप तो 1 सेकंड में आके चला जाता है, लेकिन वो जो त्रासदी करके जाता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। इसीलिए ये सांस लेने की दिक्कत हो रही है। उनको बताएं कि वो प्राणायाम जो मैंने खास बताया आपको, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सुबह शाम, ये सब जरूर करती रहें। धीरे धीरे उनकी लंग की कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो धीरे धीरे जो सांस बढ़ने की समस्या है ये कंट्रोल हो जाएगी। मैम, ये बताना, मुझे थायराइड करके ना मेरा गला खराब हो रहा है, इसलिए मैं क्या लूं? दवाई तो ले रही हूँ मैं। इसकी वजह से, थायराइड की वजह से? हाँ जी।
नहीं, थायराइड तो की जैसे वजह से मैम सीजन चेंज हो रहा है, आप बोल रहे हैं जैसे अप्रैल आ गया, मार्च अप्रैल में ना ऐसा होगा गला ना दर्द होने लगे तो आवाज भी ना चेंज हो जाती है। नहीं, देखिए आज का सेशन जो है वो कोरोना से रिलेटेड है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। बाकी समस्याओं के लिए मैं अवेलेबल हूँ, आप अविनाश जी से मेरा नंबर ले लें और मुझे कांटेक्ट कर जी, लें। ये ये विशेष अनुरोध अविनाश रहेगा एक सबसे बार कि केवल कोरोना से संबंधित प्रश्न पूछें। और मैं एक और अनुरोध करूंगा कि एक व्यक्ति केवल एक प्रश्न पूछे, बाकी दूसरों को भी मौका दे, है ना। जी, भाई तेजपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नहीं अविनाश, यही था विषय कि कोरोना के ऊपर ही प्रश्न रखें कि जो भी जी है जी उससे परिवर्तन नहीं होगा। हाँ जी, जी, सुमन रानी जी अपने प्रश्न पूछे। सुमन जी। हेलो मैम, मैं ये पूछ रही थी जैसे हम पहला वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके बाद क्या हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है? जैसे ये सुना है कि पहली डोज हम लेते हैं तो उसके बाद कोरोना होने के चांसेस हो जाते हैं। हाँ जी। देखिए ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जैसे ही हम फर्स्ट डोज लेते हैं उसके बाद वो वैक्सीन हमारे शरीर में जाके क्या कर रहा है, हमारे वैक्सीन जो है एक तरीके से जैसे हमने एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया था उसी तरीके से वैक्सीन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करता है। कैसे? मतलब वैक्सीन वायरस के उस पार्टिकल को बॉडी को एक्सपोज कराता है कि भाई ये पार्टिकल है, आप इसको याद रखना, अगर ये वायरस का पार्टिकल आपके शरीर में घुसे तो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना। वैक्सीन क्यों हमारी बॉडी के एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से ताकतवर नहीं कह सकते, ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है क्योंकि उसको ऑलरेडी मेमोरी सेल्स बना हुआ है। मतलब उसको पता है, जैसे कि किसी को पता है कि ये आतंकवादी है, उसको पहचान करा दी गई कि इस तरीके का अगर इंसान घुसता है तो ये आतंकवादी है, तो वो पहले ही देखेगा तो बंदूक उठा के उसको मार देगा। जब हमारे शरीर का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है तो क्या होता है, उसको पता नहीं होता कि ये खुद का सेल है या टेररिस्ट है, तो वो इतनी जल्दी एक्ट नहीं करता। अब जब आपका जो प्रश्न है कि एक मैम वैक्सीन फर्स्ट से, वैक्सीन से हाँ वही मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र करें। जो पहले वैक्सीन से दूसरे हाँ जी, वैक्सीन के बीच में आपकी बॉडी को ये जो सेल्स एक्टिवेट करके बता रहा है कि ये है वायरस जिसके लिए आपको एक्ट करना है, उसके लिए बॉडी को जो स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है उस समय में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती, क्योंकि वो एक तरीके से वायरस से आपकी बॉडी को एक्सपोज करा रहा है। और उस समय में अगर आपको वाकई में कोविड से हाँ जी, एक्सपोजर हो गया तो वो ना तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है कि पहचान जाए कि ये कोविड है, और ना पूरी तरीके से अनप्रिपेयर्ड है। तो इसकी वजह से आप देखें, जो मैंने आपको बताया उस बात पर ध्यान दें, जिनको वैक्सीनेशन के हाँ बीच जी में मैम, कोविड हो जाता है उनके सिम्टम बहुत हाँ ज्यादा जी, अधिक सीवियर नहीं होते, क्योंकि वो पार्शियली प्रिपेयर्ड है। एक तरीके से समझ में आ रहा है ना, आपको एक फोटो दिखा दिया गया कि हाँ ये जी मैम, आतंकवादी है और दिखा के फटाक से हटा दिया गया, तो आपकी पहचान दूसरे से हाँ जी, ज्यादा हाँ अच्छी है लेकिन पूर्ण तरह नहीं बन पाई है। तो यही हो रहा है। तो इसीलिए, हाँ जी, और हमारे हमारे इंडिया में केस बढ़े भी इसलिए क्योंकि जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ सबने सोचा हमें सोमरस प्रदान हो चुका है, तो अब सोमरस प्रदान हो गया तो अब हमें कुछ हाँ करने जी, की हाँ जरूरत नहीं है, हम होली भी हाँ जी मना मैम, लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो उस समय में थी इम्यूनिटी डाउन और जी, उस समय में उसने कर दिया अटैक। हाँ जी तो मैम, ये जो आपका सवाल था ये बहुत रेलेवेंट है, और इसलिए उस समय में ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि आप कोविड से एक्सपोज ना हो जाएं, क्योंकि आपकी बॉडी पार्शियली प्रिपेयर्ड है उसको उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम जो पहले 4-5 दिन हल्का बुखार आता है तो हमें उसमें क्या दवाई लेनी चाहिए? हाँ, ये ध्यान जैसे रखिए जब कोविड हम, का है या वायरल है, जैसे हम्म, ये आप वैक्सीनेशन से रिलेटेड पूछ रहे हैं या कोविड का पूछ रहे हैं? क्योंकि मैम वैक्सीनेशन के बाद भी मैं बुखार आता है। वायरल से रिलेटेड पूछ रही हूँ। बुखार, कोरोना का जो बुखार होता है, कोरोना का हाँ, जो बुखार आता है, चाहे पहले 4-5 दिन हल्का बुखार होता है, तो उसमें हमने क्या करना चाहिए? मतलब कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? देखें, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके बारे में आपको डॉक्टर संजय ने पहले ही बता दिया है। आपकी पिछली क्लासेस में उसके बारे हाँ में जी मैम, बताया गया है कि किस तरीके की आयुर्वेदिक दवाई आप ले सकते हैं। जहां तक, क्योंकि मैं एलोपैथिक हाँ जी प्रैक्टिस मैम, करती हूँ, एलोपैथी में, हाँ एलोपैथी में आपको बता रही हाँ हूँ, जी जब मैम, तक 100 के ऊपर टेम्परेचर नहीं गया तब तक आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जब 100 और उससे ऊपर हाँ टेम्परेचर जी मैम, जाता है तो पैरासिटामोल दुनिया में सबसे,
डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। समझ रही हैं? ओम जी, आपकी आवाज नहीं आई थी। मेरी आवाज नहीं आई। मैं फिर से कह रही हूँ कि आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन है उसमें डॉक्टर संजय ने जो आपको जिस तरीके से बताया वो उसमें ज्ञानी है, तो जो उन्होंने बताया वो आप करें। एलोपैथिक प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पैरासिटामोल है वो सबसे सेफ ड्रग है, बाकी इबुप्रोफेन ये सब सेकंड लाइन ड्रग है। तो आपने 650 मिलीग्राम का पैरासिटामोल अगर आपका फीवर 100 के ऊपर है तभी लें, उसकी कल्पना मात्र से ना ले लें कि मेरे को आएगा तो मैं पहले ले लूं, ऐसा ना करें। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, नितिन जी, नितिन शाह जी अपने प्रश्न पूछे। हाँ सर, हमारा प्रश्न ये है कि कोविड के बाद या फिर ऐसी वीकनेसेस जो रहती है उसके लिए थोड़ा सा आप गाइड करेंगे। बिल्कुल, लेडीज के लिए क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए ये वीकनेस इसलिए होती है क्योंकि जैसा आपको मैंने दिखाया था कि वायरस जो होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है, और क्योंकि पूरी बॉडी में फैल जाता है तो शरीर के हर सेल के ऊपर वो असर करता है। तो क्योंकि वो मसल सेल्स के ऊपर भी एक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के मसल्स वीक हो जाते हैं, और मसल वीक होने की वजह से क्या हो जाता है, ये कमजोरी होना, थकान होना, ये सारी चीजें होती हैं। साथ में दूसरा चीज क्या होता है कि बॉडी में एक तरीके से क्योंकि वायरस है तो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होता है। तो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होने की वजह से भी क्या होता है, हमारा मतलब टॉक्सिन के रिलीज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले क्या क्या करना है, हाई प्राणिक फूड खाइए। हाई प्राणिक फूड देखिए क्या क्या है, तुलसी, हल्दी, उसके बाद लौंग, दालचीनी, इसके साथ साथ आपके शहद, गिलोय, सफेद पंपकिन, जो सफेद वाला जो क्या कहते हैं उसको, पंपकिन, कद्दू, सफेद पंपकिन, फिर तिल के दाने, खजूर, ये सारी चीजें जो है हाई प्राणिक फूड है। हाई प्राणिक मतलब इनकी प्राणिक एनर्जी हाई है। तो ये सारी तरीके के जो चीजें हैं ये इनका सेवन आप ज्यादा करें, ठीक है ना। ज्यादा मसाला, ज्यादा घी तेल वाली चीजों को ना करें, क्योंकि चिकनाई जो होती है ये जगह जगह फंसती है और कफ को प्रोड्यूस करती है। तो चिकनाई वाली चीजों का सेवन ना करें, इन सारी चीजों का सेवन करें। नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं उस समय में, और इन सारी चीजों को खाकर अपने शरीर की एनर्जी को बढ़ाएं। और साथ में प्राणायाम जितना कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं आपकी मैं 1-1 घंटा करूं, कोई जरूरी नहीं, आपसे नहीं बनता उतना। आप क्या करें, 5-10 मिनट करिए, ब्रेक ले लीजिए, 2-3 घंटे के बाद फिर से करिए। कुछ प्राणायाम तो ऐसे हैं, देखिए आप खाली पेट की भी जरूरत नहीं, अनुलोम विलोम के लिए क्या खाली पेट की जरूरत है, आप उसको करिए। भ्रामरी के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो करिए। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को करना शुरू करें। सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें, जिनको शरीर में थकान होती है उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। अलग अलग, जैसे ही आप बेड से उठते हैं, पहले एक तो धीरे से उठें, झटके से ना उठें, क्योंकि कोविड के बहुत मरीजों को चक्कर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो आपने क्या करना है, धीरे से उठ के पहले बैठना है। बैठने के बाद पैर से लेके ऊपर तक सारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे एक्टिवेट करना है। जैसे लेग्स का किया, लेग करने के बाद हाथ का पूरा किया, हाथ करने का, ये अविनाश गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से बताया होगा, गर्दन का किया। ये सारी चीजें करने के बाद पूरे हाथ को मसाज करके अपने आंखों में सब जगह लगा के और फिर दिनचर्या की शुरुआत करें। और दिन में भी जब बैठे रहें ये सारी चीजों को जरूर करें। टीवी को कम से कम देखें। सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे तामसिक जो चीज हमारे देश में आज चल रही है वो टीवी है, सोशल मीडिया, उससे दूर रहें, क्योंकि वो आपको इतना डरा के रख देगा कि क्या होने वाला है कि आप अगर बीमार न भी हो तो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखिए, मंत्र सुनिए, ओम सुनिए, नहीं कर पाते सुनते रहिए। सुनने से भी क्या होगा, वो वाइब्रेशन आपके कमरे में एक्यूमुलेट होंगी, और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। और पानी का सेवन जो है, सूप है, ये सारी चीजों को आप अपने दिनचर्या में ले आए, जिससे आपका शरीर जल्दी से जल्दी बलवान हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और दूसरी मैम एक चीज ये पूछना था कि गिलोय स्वरस जो होता है वो डेली बेसिस पे नॉर्मली भी ले सकते हैं पूरी फैमिली? बिल्कुल ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, थोड़ी मात्रा में जरूर लें। होता क्या है, जब लोग लेने लगते हैं तो बहुत ज्यादा लेते हैं, फिर 10 लग जाती है, और जब नहीं लेते तो बिल्कुल नहीं लेते हैं। समभाव रखना है, हर चीज में समभाव, प्राणायाम में समभाव। ऐसा नहीं योगा करने लगे तो 24 घंटा इतना योगा कर लिए कि उसी से थक गए, ऐसा नहीं।
समभाव रखिए, हर चीज के लिए अपने दिनचर्या में जगह बनाइए और उस तरीके से करिए। काढ़ा, मैंने बहुत से मरीजों को बताया काढ़ा पीने लगे तो इतना काढ़ा पीने लगे कि गर्मी के मौसम में पेट गर्म हो गया, वैसा नहीं, नहीं थोड़ा थोड़ा करके लें जिससे कि आपका शरीर जो है वो उसको सह सके। बिल्कुल मैडम, थैंक यू। हाँ जी। भावना शर्मा जी, जी आज लग रहा है 10 बजेंगे। आपको मजे की एक चीज बताती हूँ, कुछ मरीजों को बताओ कि आप हल्का फुल्का खाया करो, तो चिप्स खाने लगते रहते, सबसे हल्की चीज तो यही थी, ये खा रहे थे। डॉक्टर साहब आपने बोला था हल्की फुल्की चीज खाइए, तो चिप्स लेस के थे, सबसे हल्के थे, हमने वो खा लिए। भावना जी है उपस्थित, वो अपने प्रश्न पूछे। हेलो, हाँ जी नमस्ते मैम। जी अभिनंदन है। हाँ जी अभिनंदन मैम। सर मुझे 27 अप्रैल को रात को बुखार हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्योंकि मैं पैरासीटामोल नहीं ले सकती हूँ तो मैंने नीमोसलाइड ली, डॉक्टर से कंसल्ट करके टेली कंसल्टेशन लिया था, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि नहीं है मैडम आप ले सकते हैं तो मैंने ली। उसके बाद से अभी तक मुझे फीवर तो नहीं आया है, बट मेरे गला सूखा हुआ है और मेरे टेस्ट सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट चली गई है। और मैं उनकी बताई भी जितनी भी उन्होंने मेरे को एलोपैथिक मेडिसिन बताई थी, लाइक नीमोसलाइड एंड सिफिक्सिम एंड पेंटासोक, विटामिन डी सी, ये सब मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ। तो मैम फीवर नहीं आ रहा है मुझे अभी, और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी मैं लगातार उस पर नजर रखे हुए हूँ, वो भी कंट्रोल में है। बहुत अच्छी बात है मैम। आगे मैम ये स्मेल और टेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम कब तक रहेगी, और गला सूखना, बार बार गले में थोड़ी सी हल्की खांसी महसूस होना? देखें, आपके दोनों सवालों का मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहले कि ये सिम्टम कब आए, कब क्लियर होगा, ये हर पर्सन में वेरी करता है। कई लोगों में स्मेल और टेस्ट जाता ही नहीं है, कई लोगों में सिर्फ स्मेल जाता है, टेस्ट नहीं जाता, कई लोगों में दोनों चला जाता है। आएगा कैसे, इसका कोई भी आपको फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं कि ये अभी गया था अभी आया, लेकिन ये पक्की बात है कि 14 दिन के बाद जैसे जैसे रिकवरी शुरू होती है वैसे वैसे ये पक्का आ जाता है। मतलब मैक्सिमम 14 दिन के अंदर अंदर आपका आना ये शुरू हो जाता है। तो पहले सवाल का तो आपका ये जवाब मिल गया। और आपको अगर ये दोनों चीज गई है तो मतलब 100% कोविड है ही, उसको कोविड के सिवाय कुछ और ना समझें, कोविड ही समझ के इसको ट्रीट करते रहें। नंबर 1 तो ये। अब दूसरा ये कि आपको बुखार नहीं आया, आपको बुखार इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी बॉडी ने फाइट करना शुरू कर दिया और आपके साथ साथ में आपने बाकी दवाइयां शुरू कर दी। तो बॉडी अपने फाइट जितना रिक्वायर्ड है उतना फाइट कर रहा है, मतलब बॉडी समभाव में फाइट कर रहा है, और समभाव में फाइट कर रहा है इसलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो निमोसिलाइड अगर आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो बिल्कुल ना खाएं, बाकी चीजों को लें, और साथ में जो तुलसी गिलोय ये सारी चीजें हैं इनको लें। निमोसिलाइड का सेवन ज्यादा ना करें। मैम सूखी ये जो गला सूख रहा है या खांसी का थोड़ा चचना हो रहा है, इसके लिए भी दवाई लूं या नहीं, सिर्फ भाप और काढ़े से ही हो जाएगा ठीक? नहीं, देखिए जो गला सूखता है उसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो ये है कि जो हम इतनी ज्यादा दवाइयां खाते हैं उससे एसिडिटी होती है, और एसिडिटी की वजह से क्या होता है, रिफ्लक्स होता है। वो कब होता है हमें पता नहीं चलता। जैसे हम सो जाते हैं, हम खाना खाए फिर सो गए, दवाइयां हमने इतनी खाई थी, तो बॉडी में एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज होने की वजह से जैसे ही हम लेटे तो ग्रेविटी एक्ट करती है। देखिए हम ऐसे लेटते हैं ना, तो लेटने से क्या होता है, सारा एसिड जो है ऐसे लौट के हमारे गले में आता है, गले में आता है तो उसको इरिटेट करता है। ठीक है। दूसरा, जो पानी कम पीते हैं वो भी उसमें उसकी वजह से भी ये ड्राइनेस होता है। तो आपने क्या करना है इसमें, या तो कोई कफ सिरप यूज करें, नहीं तो ये जो दालचीनी होता है या लौंग होता है ये आपके गले को बिल्कुल अच्छा रखता है। कंठ मुलेठी भी आता है जो कंठी का, वो सारी चीजें लें तो उससे आपका ये धीरे धीरे क्लियर होगा। गार्गल करें। स्टीम भी जो लेना है दिन में 2 बार लें, बहुत ज्यादा न लें क्योंकि उतना भाप लेने से भी ये ड्राइनेस होता है। तो आपने क्या करना है, एसिडिटी वाली कोई चीज को अवॉइड करना है। दूसरा, दालचीनी या लौंग मुंह में रखना है। तीसरा, स्टीम 2 ही बार लेना है। पानी कुनकुना गर्म ही पीना है, पानी कुनकुना गर्म छोड़ के कोई नॉर्मल पानी आप बंद ही कर दें। अब कोविड के बाद हम लोग सबने प्रण ले लेना चाहिए कि हम नॉर्मल पानी पियेंगे नहीं।
और वो जो पहले बाबा रामदेव जी ने बताया था कि आपको कुनकुना ही गर्म पानी पीना चाहिए, अब करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपके गले का जो इरिटेशन है ये सारा चीज क्लियर रहे। पहले वो जोड़ों के लिए कहते थे, अब ये कोरोना के लिए भी एप्लीकेबल हो गया है, तो इससे आपका धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, बहन अनीता दत्त जी होंगे, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। एक्चुअली मुझे दिसंबर में हुआ था कोरोना, तो मुझे उस टाइम कोरोना के टाइम पे एसिडिटी बहुत हुई थी, मतलब मेरा अंदर तक जैसे ना फील होता था जल रहा है। तो मैंने उस टाइम पे फ्रूट बहुत खाया था और नारियल पानी पिया था, ठीक हो गया। अब बीच बीच में जैसे 15-20 दिन के बाद फिर से हो जाता है मुझे वही एसिडिटी, और वही जैसे अभी इन्होंने पहले बोला कि गले में थोड़ी खराश, सूखापन और फिर खांसी सी थोड़ी सी रहती है, ऐसे रहता है मुझे भी। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी आपने क्या करना है। एक तो सबसे पहले क्या करें कि जब आप रात का भोजन स्पेशली जब करती हैं, उसके बाद वज्रासन में बैठें, ठीक है ना। वज्रासन में बैठने की वजह से क्या होता है, वज्रासन में क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो जिस समय में जो चीज का सर्कुलेशन का रिक्वायरमेंट है वो हमको करना है। तो जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे बॉडी का जो पूरा सर्कुलेशन है पेट की तरफ चला जाता है, और इसीलिए खाने के बाद वज्रासन में बैठने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आपका पूरा पेट में सर्कुलेशन जाए, जिससे आपके डाइजेशन में वो हेल्प कर सके। तो एक तो आप वज्रासन में बैठे, दूसरा जैसे खाना खाते ही लेट गए, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आप जैसे ही लेटेंगी तो ये एसिड जो है और ज्यादा बढ़ेगा और आपके गले तक जाएगा। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी। तीसरा, खाते समय धीरे धीरे करके खाएं, जल्दी जल्दी खा लिए, ज्यादा गर्म खा लिए, खाने के बीच में पानी पी लिए। ये सारी चीजों पे आप कर नहीं रहे या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इन बातों पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपकी ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है। कई लोग क्या करते हैं, हम पूजा पाठ पूरा करेंगे 11 बजे तक, 12 बजे तक पूरा पूजा पाठ करने के बाद हम नाश्ता करना शुरू करेंगे। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एसिड रिलीज होता है, जैसे कि हमने आपको पता भी होगा कि एसिड हमारा रिलीज क्या होता है, सूरज के बढ़ने से रिलीज होता है, 12 बजे के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट फेज में ज्यादा खाओ, बाद वाले फेज में कम खाओ। तब इस समय में जब ये सूरज के चढ़ने से एसिड बढ़ रहा था, तब तो आपने कुछ खाया नहीं, और उसके बाद खाना शुरू किया, तो पूरा जो लाइनिंग है आपका एसिड से बॉडी में जल जाएगा। तो अपना खास करके ब्रेकफास्ट का टाइम बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, 7:30, 8, 8:30, उससे लेट नहीं खाना, ये करिए। और साथ साथ में आपने क्या चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे आपकी एसिडिटी कम हो। एक होता है आपका अजवाइन, तो आप पानी में अजवाइन डाल लीजिए, उसको छानिए और उसके बाद पूरे दिन उसको पीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जीरा बहुत अच्छा है, और मिंट, पुदीना, ये 3 चीजें आपके एसिडिटी को मैक्सिमम तरीके से कंट्रोल कर देगी। तो आप एक तो तांबे के बर्तन में या तो रात को पानी रख लें, उसको सुबह सुबह सबसे पहले उठ के उसका सेवन करें, या फिर अगर वो कर पाते हैं अच्छी बात है, उसके साथ ये भी करें कि आप हल्का गर्म पानी करके उसमें अजवाइन डाल दें, उसको छान लें और उसको दिन भर उसका सेवन करते रहें। तो आपको एसिडिटी के लिए जो दुनिया भर की दवाइयां खानी पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। जी थैंक यू। बस ये अजवाइन वाला पानी तो पी लूंगी, तांबे वाला मैं पीती हूँ। बस ये पूछे कि दूध वैसे मैं रात को पीती हूँ हल्दी वाला, नहीं, तो वो फिर लू के नहीं एसिडिटी में जैसे है? बिल्कुल नहीं। दूध का जो भी सेवन करना है, दूध के प्रोडक्ट का जो भी सेवन करना है, वो 4 बजे के पहले। अच्छा। दूध के प्रोडक्ट का सेवन शाम के 4 बजे के बाद करना नहीं, और जो सुबह भी पीते हैं उसमें थोड़ा हल्दी मिला के लें, ठीक है। एक्चुअली रात की हमें आदत मतलब काफी सालों से तो वही चल रही है, तो इसीलिए मैं पूछ रही थी कि रात को छोड़ दूं क्या? बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने दूध भी पिया, तो दूध भी तो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन है बॉडी में जाएगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए भी बॉडी को काम करना पड़ेगा, तो एसिड रिलीज होगा। अब आप तो सो गए, लेकिन वो एसिड जो मैंने आपको लेट के बताया था, वो रिलीज होके लौट के आएगा। तो दूध आपने जो 7:30, 8 बजे खाना खा लिया, उसके बाद कोई भी आप वज्रासन में बैठिए, किसी और चीज का सेवन ना करें, पानी भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पिए, और अगले दिन सुबह उठ के आपने जो तांबे का पानी पिया, और उसके बाद अजवाइन का पानी बना के रख लिया। अगर आपको याद होगा, प्रेगनेंसी के समय हमारी दादी नानियां भी यही क्या करती थी, अजवाइन का पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो। उससे क्या होता था, धीरे धीरे ये ठीक हो जाता था। तो इस तरीके से करेंगे।
अजवाइन और जीरा इकट्ठा मिला ले पानी में या अलग अलग रखें? वो अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छा, दोनों का ठीक है। अच्छा रोल है, जिसको जिस तरीके से पसंद आए उसको उस तरीके से लें। नहीं, धीरे हाँ, धीरे दोनों भी मिला सकते हैं ना, मतलब ये बिल्कुल पूछ मिला रही हूँ। सकते हैं, ठीक, ऐसा ऐसा कोई मतलब उसमें कोई मनाही नहीं कि ये अच्छा, नहीं मिला ठीक सकते। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ जी। उषा सहगल जी। ओम जी। हेलो डॉक्टर, ये मुझे पूछना था कि अभी जैसे कोरोना टाइम पे बोलते हैं कि हर रोज स्टीम लो, तो मैं हर रोज स्टीम लेती हूँ, बट आपको व्हाट डू यू सजेस्ट कि ये सही है हर रोज फॉर द फेस ऑल्सो? ये एक क्वेश्चन है। सेकंड पूछना था कि नाक बहुत ड्राई हो रही है, इसीलिए मतलब हर रोज स्टीम लेते हैं, कुछ है नहीं, हम कहीं जाते नहीं बाहर, बट द नोज इज गेटिंग वेरी ड्राई ऑल द टाइम, इट्स वेरी ड्राई। तो हम सरसों का तेल भी लगाते हैं एंड स्टीम भी ले रहे हैं फिर भी। देखिए, स्टीम जो लेना है उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी, बहुत ज्यादा नहीं लेना, बहुत ज्यादा नहीं लेना। मैक्सिमम एक बार लें, अगर आपको कोई समस्या नहीं तो मैक्सिमम 1 या 2 बार, उससे ज्यादा स्टीम नहीं लेना। क्योंकि स्टीम भी देखिए एक तरीके से हीट आपके अंदर जा रही है, हीट अंदर जा रही है, तो वो भी एक तरीके से आपके अंदर की लाइनिंग को सुखा रही है। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान दें कि आप जो स्टीम ले रहे हैं, एक तो बहुत लंबे टाइम तक न लें कि 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक बहुत लंबा ले रहे हैं, उतना नहीं लेना। और दूसरा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा गर्म करके और बहुत बार लेना है, उसको अवॉइड करें। क्योंकि ये नहीं तो आपके पूरे लाइनिंग को एक तरीके से डैमेज करेगी। तो लेने का है कि ज्यादा से ज्यादा 1 बार या 2 बार, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जो आपने सवाल पूछा था, स्टीम लेने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्टीम लिया और उसके बाद क्या, तेज हवा में बैठ गए। वो नहीं करना है, नहीं तो क्या है, आपने एक तरीके से काउंटर रिएक्टिव हो जाता है। क्योंकि भाप लिया तो आपने हीट अंदर किया, फिर उसके बाद एसी या फैन चला के बैठ गए, तो उसमें क्या हुआ, वो बॉडी काउंटर रिएक्ट करती है, तो उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो नहीं करना है। अगर आपने भाप लिया है तो टॉवल लगा के थोड़ी देर उस गर्मी को रिटेन करें, और उसके बाद ही, नहीं तो ऐसे स्टीम लिया और कमरे से बाहर निकल गए, घंटी बजी तो दौड़ते हुए चले गए, वो करने से फिर आपको स्टीम लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ओके। एंड हम काढ़ा तो हर रोज ले रहे हैं, उसके अलावा कुछ और लेना चाहिए क्या? क्या चीज? हम काढ़ा तो हर रोज ले रहे हैं, उसके अलावा तो कुछ और लेना चाहिए कि नहीं, प्रिवेंशन कोरोना से बचने के लिए? अब काढ़ा तो हर रोज लेते हैं। ये जो कोरोना की किट है, कोरोनिल किट, वो आप ले सकते हैं, उसमें सारी चीजें मिली हुई हैं, वो ले सकते हैं। साथ में जो मैंने आपको हाई प्राणिक फूड जिन जिन चीजों को बताया, वो किसी न किसी फॉर्म में आप ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। ये उपमा की आईडी से थे, उपमा शायद अपना समय की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ओम जी, एक मेरा भी प्रश्न है, अगर समय जागरूकता हो तो। आदरणीय, आप तो पूछ ही सकते हैं। आपको नमन, डॉक्टर साहब को नमन। डॉक्टर साहब, एक वैक्सीनेशन और कपाल भाती को लेकर कंफ्यूजन है। हमें पता है कि चाहे कैंसर जो है एडवांस स्टेज में पहुंच चुका हो, लेकिन वो कहते हैं कि घंटा घंटा कपाल भाती करने से वो सारे जो उसके सेल है कैंसर के, वो खत्म हो जाते हैं और कैंसर ठीक हो जाता है। अब जो हमारा वैक्सीन है, वो भी लगाने के बाद हमारे अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। क्या जब हम कपाल भाती करते हैं तो एंटीबॉडीज वो जो वैक्सीन की वजह से क्रिएट हुई हैं, क्या वो नष्ट नहीं हो जाएंगे और वैक्सीन का जो असर है खत्म हो जाएगा? लास्ट पार्ट को दोबारा बोलें, मैं माफी चाहूंगी, जो आपने लास्ट पार्ट बोला क्वेश्चन का, वो एक बार दोबारा बोलें। वैक्सीन से ना जी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। हाँ जी। कपाल भाती करने से जो कैंसर के सेल है, कहते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं और कैंसर ठीक हो जाता है। जो वैक्सीन ने हमारे अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट की है हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर हम कपाल भाती कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कोरोना के लिए कपाल भाती और प्राणायाम तो जरूरी है, तो वो कपाल भाती करने से कपाल भाती उस एंटीबॉडीज को, जो हमारे
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दी है, वो जो एंटीबॉडीज रिलीज हुई है वो खत्म तो नहीं हो जाएगी कपालभाति करने से? अगर वो खत्म हो जाती है तो मतलब वैक्सीन का असर जो खत्म हो जाएगा, फिर वैक्सीन की क्या यूटिलिटी रह जाएगी अगर ऐसा होता है? उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, वैक्सीन का एक अपना रोल है, कपालभाति का एक अपना रोल है। जैसा कि आपने सवाल किया कि कपालभाति करने से ये कहा गया है कि कैंसर सेल मर जाते हैं। कैंसर का जो सेल होता है, वो सेल जो होता है वही अंदर डैमेज होता है और ट्यूमर सेल बनता है। मतलब सेल की एक तरीके से ऑटोफेगी की प्रोसेस हो रही है, मतलब सेल जो बना वही डैमेज हो रहा है। तो जब हम कपालभाति कर रहे हैं तो सेल रीजनरेट हो रहा है, मतलब कि जो अच्छा सेल है वो इतना डेवलप हो रहा है कि ये जो ट्यूमर सेल बन रहा है ये नहीं बन रहा है और ये ट्यूमर सेल डैमेज हो जा रहा है। कोविड में ये चीज नहीं हो रही। कोविड में क्या हो रहा है, कोई बाहर से एक चीज आई, वो सेल से जुड़ी, वो सेल नहीं बन रही, वो कोरोना वायरस बन रहा है, वो वायरस के सेल्स बन रहे हैं। तो वो जो बन रहा है वो वायरस के सेल्स बन रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमारी वैक्सीन काम कर रही है। कपालभाति क्या करेगा, बॉडी के, अच्छा सिर्फ वायरस के जो वैक्सीन बन रहा है सिर्फ बॉडी की इम्यूनिटी उतने तक तो सीमित नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया बहुत सारे डिफेंस लाइन मैनेजमेंट है, हर तरीके के रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो वैक्सीन होगा वो अपना रोल प्ले करेगा, कपालभाति पूरी बॉडी को एक फाइट करके रखेगा, पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, जिससे कि किसी भी ऑर्गन के सिस्टम में वो जाए तो वो अपना असर ज्यादा ना कर पाए। तो एक तरीके से ये एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे, एक दूसरे से अलग होकर काम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी, ओम जी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मुझे ना अभी सोराइसिस की प्रॉब्लम है, और जिसमें कहते हैं ना ये पहले से एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जिसमें इम्यूनो सिस्टम तुम्हारा डिफेंस नहीं करता, लाइक तुम्हारे अगेंस्ट ही काम करता है। तो अब जिस तरह भी ये कोरोना वायरस है वो भी एक तरह से तुम्हारे इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में कर देता है, तो उसमें लाइक क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए मुझे? कि अभी तो ऐसा गॉड ग्रेस मुझे ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ना ही करे, बट मुझे अभी एज ए प्रिवेंटिव मेजर कोई काढ़ा, कोई अभी प्राणायाम तो मैं कर रही हूँ, और पूरा जिसमें सूर्य नमस्कार और कुछ एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, बट अगर मैं खाने पीने की बात करूँ, अगर काढ़े की बात करूँ, तो कौन सा लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए? देखिए, मैं अपने मरीजों को यही बताती हूँ कि आप अपने दिन की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पानी है उस तरीके से करें। गर्म पानी ले लें, गर्म पानी में तुलसी है, हल्दी है, शहद है, उसके बाद दालचीनी है और क्या कहते हैं, लौंग है। ये सारी चीजें मिलाकर आप अगर पीस के रख सकें तो रखें और उससे आप अपने दिन की शुरुआत करें। एक तो नंबर 1 ये। दूसरा, जब आप खाना खाते हैं तो ये जो तिल के दाने हैं और ये फ्लैक्स सीड्स हैं, जो अपने पंपकिन के जो सीड्स हैं, इनको क्रश करके रख लें, मतलब इनको बीजनुमा फॉर्म में ना लें, नहीं तो ये किडनी में स्टोन बनाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो सकते। तो इनको आपने क्या करना है, मिक्सी में पीस के रख लेना है। तो आपने जैसे उपमा बनाया, पोहा बनाया, तो इसके ऊपर आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो आपका एक तरीके से इस समय भी जो आप खा रहे हैं, मतलब जब आप खाने पीने में भी खा रहे हैं, तो इसमें भी आपका हाई प्राणिक फूड जा रहा है। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, साथ में बीच में एक फल का सेवन कर लें, खास करके जैसे सेब है, इस तरीके के किसी फल का सेवन करें दिन के समय में। शाम के समय में ज्यादा फलों का सेवन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 बजे के बाद थोड़ा सूप लें। इस तरीके से आप अगर पूरे दिन भर में ये सोचकर खाएंगे कि ये अच्छा है मेरे शरीर के लिए, इसको मेरे को खाना है, तो आपका शरीर इस तरीके से स्ट्रांग रहेगा कि कोई इन्फेक्शन उसके अंदर घुस नहीं पाएगा। तुलसी जो है अपने दिनचर्या में जरूर डाल लें, किसी ना किसी फॉर्म में तुलसी का सेवन जरूर करें। और साथ में अपने आसपास में ये जो अपना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है स्ट्रांग रखें, ज्यादा लोगों को मिक्सिंग वो ना करें जिससे कि किसी तरीके से कोई इन्फेक्शन ना। थैंक यू मैम। थैंक यू, धन्यवाद बहन। अब क्योंकि समय की वचनबद्धता को देखते हुए हमें कार्यक्रम की तीसरी भी करनी पड़ेगी, तो और जो पर्सन शेष रहेंगे, आगे भी हमारे पास कार्यक्रम चलता रहेगा, उसमें भी हम प्रत्येक चीज का वो करेंगे, भाग लेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी हम प्रदान करने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः संपूर्ण पतंजलि परिवार की तरफ से बहन शिल्पी का धन्यवाद। और
भविष्य में भी हम आपसे ऐसी ही अपेक्षा लगाएंगे कि आप हमें ऐसे ज्ञानवर्धन करते रहेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ टर्मिनोलॉजी हमें नहीं आती है, कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती, लेकिन जब एक विशेषज्ञ अपनी वाणी से उन चीजों की व्याख्या करता है तो व्यक्तियों को प्रामाणिकता के साथ उनको उत्तर प्राप्त होते हैं, तो उनको संतुष्टि प्राप्त होती है। बहुत अच्छा लगा। कई प्रश्न हमारे भी मन में थे, जैसे हमारे शारदा जी ने पूछा, अभी ऐसा होता है क्योंकि लोग हमारे से पूछते हैं, कई बार हम भी, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे को चीजों का नहीं पता होता, तो कई बार संतुष्ट जवाब नहीं होता, तो फिर हमारी भी जिज्ञासा बनती है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो जाएं। तो निश्चित रूप से कई प्रश्न जो हमें भी तंग कर रहे थे, ये कह लो कि हमारे मस्तिष्क पे वो हमारे पास उचित उत्तर नहीं थे, वो भी हमें प्राप्त हुए। आज हमें भी बहुत अच्छा लगा कि एक विशेष जो अभी ये विश्वव्यापी आपदा है, इसके ऊपर हमने एक चर्चा की और इतने आज बहुत अधिक संख्या में प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। तो एक बार पुनः उन प्रतिभागियों का भी और आपका भी धन्यवाद। और सभी जागरूक रहें, सचेत रहें। कोरोना का सामना देर सवेर कभी भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर की शक्ति और बाहरी शक्ति को इतना बढ़ा दें कि कभी मुलाकात भी हो तो विजय भी आपकी हो। तो अपने आप को तैयार रखना है इन परिस्थितियों में। और इन परिस्थितियों में जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है, कई बार जो हम भी महसूस करते हैं कि हमारे आम व्यक्तियों से ये गलती हो रही है। हम कोरोना को फर्स्ट फेज में, यही जब कोरोना है, जब बुखार होता है तो आप मान के चलें कि ये कोरोना हो सकता है, तो आप पहले से ही पहले फेज में ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। अपने आप को एकांतवास करने की कोशिश करें। जो उचित दवाइयां, डॉक्टर साहब जो भी डॉक्टर हैं जिनसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में दवाइयां लें। जो भी प्रोटोकॉल बताए गए हैं उनकी पालना करें, क्योंकि गलती हमारे से यही होती है कि आरंभ स्थिति में हम लोग लापरवाही कर देते हैं और वहीं से स्थिति बिगड़ती है, चाहे वो फैलाने में और चाहे अपने आप को बिगाड़ने में। दोनों ही स्थिति हैं। वो अपने स्थिति भी खराब करने में हमारा ही योगदान होता है और उसको दूसरों को परिचित करने में भी कहीं ना कहीं हमारा ही योगदान होता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है और अच्छी तरीके से जागरूक नागरिक होकर इस पूरे जंग से, ये जंग ही है एक तरीके की, वो सीमाओं की जंग में, और इस जंग में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे भले ही हंसले होते हैं, दूसरी चीजें होती हैं, यहाँ पे तो हमें खुद भी लड़ना है, प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना है, घर परिवार को लड़ना है, छोटे बड़े को लड़ना है, बुजुर्ग को लड़ना है, जो सामर्थ्यवान नहीं है उनको भी लड़ना है। तो हमें सभी की शक्ति बनना है। अगर कहीं इस परिस्थितियों में हमारे को कुछ ऐसे भाई बहनों को भी सहायता करने की जरूरत पड़े तो वहां पे भी हमें बढ़ चढ़कर सेवाएं देनी है। और जहां पे हमें लगे कि भी ये व्यक्ति सक्षम नहीं है, वहां पे भी खड़े होना है उन सभी के साथ। और एक संपूर्ण व्यक्ति के दर्द को, जिन्हें दूसरों का दर्द भी है, उसको भी अपने दर्द समझकर हमें, जब हम इस चीजों से लड़ेंगे तो बड़ी सहजता के साथ, मैं तो इस शब्द को बोल रहा हूं, बड़ी सहजता के साथ हम इस छुपे हुए वायरस का अंत कर पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे। ये वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी बहन की। ये वायरस इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हम सोचेंगे कि 3 महीने में, 6 महीने में, हो सकता है कि ये बहुत लंबा पीरियड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो अभी तक भी हमारे को नाना प्रकार के तरीके से सताते रहते हैं। ये भी लंबी अवधि तक निश्चित रूप से सताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर व्यक्ति अपने मनोबल को ऊंचा कर ले, अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ा ले, तो मैं ये मान के चलता हूं कि सारी मुसीबतों का सामना हम सरलता से कर पाएंगे। धन्यवाद एक बार आप सभी का। मैं एक आप सभी का जी अभिनंदन में एक अभी दिमाग में आया तो इसलिए बोल रही हूँ। खुद ही को कर लो इतना बुलंद, खुद ही को कर लो इतना बुलंद कि कोरोना आपसे पूछे, बंदे तेरी मर्जी क्या है। मर्जी क्या है। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया।